सो ये कहानी है अर्थ के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद की। जब लालची ह्यूमंस ने रिसोर्सेज के लिए वार्स शुरू कर दी तो उन वार्स का अर्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा और आखिर में अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन इसी के साथ मैनकाइंड डिस्ट्रॉय नहीं हुई, पूरी की पूरी मैनकाइंड स्पेस में भटकती रही ताकि अर्थ जैसा एक सिमिलर प्लेनेट ढूंढ सके और उन्हें मिल भी गया, नोविस नामी एक प्लेनेट। जिस प्लेनेट पर पैदा हुआ लूका नाम का एक बच्चा, जो कि ना ही कोई नोबल था और ना ही किसी बड़े बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता था, सिर्फ एक ऑर्फन, लेकिन ऐसा जोश और जज्बा जो उसे बना देता है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पर्सन के हाथ में एक गन को दिखाया जाता है, जिसके सामने ही काफी ज्यादा लोग उसकी तरफ फायरिंग कर रहे थे और उस पर्सन की तरफ काफी ज्यादा गोलियां बढ़ रही थी। और इसी के साथ साथ नरेटर हमें बता रहा होता है ये सब कुछ एम्पायर के लिए था, उन सभी एनिमीज से जान छुड़ाने के लिए था जो कि एम्पायर और एम्पायर के लोगों के लिए खतरा साबित हुए। और यही चीज इंपीरियल गार्ड के एग्जिस्टेंस की असली वजह है। और हम देखते हैं कि जो बुलेट्स उन लोगों ने उस इंपीरियल गार्ड की तरफ फायर की थी वो रास्ते में ही किसी बुलेट के साथ टकराकर टूट जाती हैं और देखते देखते उन फायरिंग करने वाले लोगों का वन हिट किल शॉट से काम तमाम हो जाता है। और उस इंपीरियल गार्ड के इस कारनामे को देखकर कोई पर्सन उसे प्रेस करने के लिए तालियां मार रहा था। जिस तरफ देखते हुए वो इंपीरियल गार्ड अपना स्टांस ले रहा था, यानी कि वो फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी के साथ नरेटर हमें बताने लगता है कि फ्यूचर के अर्थ में जहाँ टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन हाउएवर ये चीज ह्यूमैनिटी के लिए होप साबित नहीं हुई और रिसोर्सेज के कम होने की वजह से अर्थ में वार्स होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके अर्थ डिस्ट्रॉय होना भी शुरू हो चुका था। और इस चीज की वजह से ह्यूमैनिटी को दूसरे प्लैनेट्स में जाना पड़ा और एट द एंड एक एलियन स्पीशी के इंटरफेयर की वजह से अर्थ में जिंदगी खत्म हो गई। हाउएवर ह्यूमैनिटी यहाँ पर खत्म नहीं हुई और ह्यूमैनिटी के कुछ सर्वाइवर्स स्पेस में घूमते रहे और आखिर में एक लॉन्ग जर्नी के बाद उन्होंने अर्थ जैसा एक सिमिलर प्लैनेट ढूंढ निकाला और ह्यूमैनिटी ने इस न्यू प्लैनेट को नोवस का नाम दिया, जिसका मतलब न्यू होम था। और जिन लोगों ने इस न्यू प्लैनेट को ढूंढा था उन्होंने अपने कोऑर्डिनेट्स को भी इस बारे में बता दिया और ह्यूमंस जो कि पूरी स्पेस में फैले हुए थे वो अपने न्यू होम यानी कि नोवस में इकट्ठा होना शुरू हो गए। और ह्यूमंस की नेचर की वजह से इनके 3 ग्रुप बन गए। पहला द बेलेटो फेडरेशन, और इस फेडरेशन में काउंटलेस एलियन स्पीशीज ह्यूमंस के साथ मिलकर रहती हैं। दूसरा द एक्रीशियन एम्पायर, जिसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मैकेनिकल फिजिक रखने वाले सोल्जर्स की आर्मी है। और आखिर में होली कोराइड अलायंस, जिनके अंदर प्रीस्ट आते हैं जो कि फोर्स एनर्जी और मेंटल फोर्टिट्यूड को इस्तेमाल कर सकते थे। हाउएवर नोवस में भी रिसोर्सेज इनफिनाइट थे और इसी रिसोर्सेज की वजह से ह्यूमैनिटी दोबारा से एक बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार हो गई। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक्रीशियन एम्पायर की एक्रीशिया मैशिनेशन लैब की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ कोई पर्सन किसी बच्चे को कह रहा था कि अगला तुम्हारा टर्न है और शायद तुम काफी ज्यादा अनलकी हो, क्योंकि अगर दूसरे लोगों से तुम्हारा कंपैरिजन किया जाए तो तुम एक मामूली से सब्जेक्ट हो और यही वो मौका है जब तुम योर मैजेस्टी को अपनी कैपेबिलिटी को शो कर सकते हो। तो ट्रेनी इस बारे में मत भूल जाना कि ये दिन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस बच्चे को ये सब कुछ कहने वाला एक्रीशिया इंपीरियल गार्ड कमांडर हेमिलस कुस्थोरिया था और जिस लड़के को ये कमांडर हेमिलस ये सब कुछ कह रहा था वही हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम लूका है, जो कमांडर हेमिलस की ये सारी बातें सुनने के बाद उन्हें कहने लगता है देख लेते हैं कि कौन अनलकी है। लेकिन अभी भी कमांडर हेमिलस लूका को कहने लगते हैं तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम लूका है, आई होप कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरोगे। तो लूका वहां से जाते हुए उन्हें कहने लगता है जी जी जरूर उतरूंगा। और फिर वहां से जाते हुए अपने मन में सोचने लगता है एटलीस्ट मैं उन सभी लोगों की बुलेट्स को डॉज और ब्लॉक करने के कैपेबल तो हूँ ही, और एक इंपीरियल गार्ड के ऑफिशियल पार्ट बनने के लिए इस नेसेसरी स्किल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिर हमें बताने लगता है मैंने अपनी सिमुलेशन ट्रेनिंग को काफी ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में पूरा किया है। मैं इंपीरियल गार्ड्स की ट्रेनिंग में एक सोल्जर हूँ जहाँ आपके सभी परसेप्शन और सेंसेस को काफी ज्यादा बढ़ाया जाता है ताकि आप एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सको। और अगले ही सीन में हमें लूका को उसी टेस्ट को देते हुए दिखाया जाता है जो कि कहानी की शुरुआत में हमें एक सोल्जर को देते हुए दिखाया गया था, जहाँ अपने ओपोनेंट्स को देखते हुए लूका अपने मन में सोच रहा था मेरे ओपोनेंट्स 5 डेथ रो इनमेट्स हैं जिनके पास चीप साइबरनेटिक इक्विपमेंट्स हैं। और उन सभी ओपोनेंट्स की आंखों में लूका के लिए खौफ साफ साफ नजर आ रहा था, जहाँ लूका जैसे ही अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रखता है तो उसके सभी ओपोनेंट्स भी लूका को शूट करने के लिए अपनी गन्स को उठा रहे थे। लेकिन लूका काफी ज्यादा तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचने लगता है इन सभी को मारने के लिए मुझे सिर्फ 10 सेकंड की जरूरत है। ये कहते हुए लूका काफी ज्यादा तेजी से अपने एक ओपोनेंट के पास से गुजर जाता है और अगले ही सीन में उस पर्सन का सर धड़ से अलग हो गया था, जिस चीज को देखकर लूका के दूसरे ओपोनेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इस वक्त तक लूका उन चारों लोगों के दरमियान में आ गया था, जहाँ वो सभी लोग लूका की तरफ अपनी गन ताने खड़े हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ लूका जो कि बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था वो अपने मन में सोचने लगता है हाउएवर एम्परर के दिल में अपना एक गुड इंप्रेशन बनाने के लिए ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा जो कि नोटवर्दी हो। और फिर अपने पिछले वाली ट्रेनिंग की उस अटैक को देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है क्या मैं उस अटैक को परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आज से पहले उस अटैक को कभी नहीं किया था, लेकिन मुझे ये काम करना होगा। और अपने ओपोनेंट्स की सभी छोटी छोटी मूवमेंट्स को नोटिस करना शुरू कर देता है और ये करते हुए लूका अपने मन में सोच रहा था मुझे अपनी सभी सेंसेस को मैक्सिमम हद तक बढ़ाना होगा। पर हम देखते हैं कि लूका के ओपोनेंट उस पर एक बुलेट फायर कर देते हैं जो कि लूका की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में ही वो लूका की ब्लेड से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है
है। और हम देखते हैं कि लूका अपनी तरफ शूट की गई हर बुलेट को अपनी स्वॉर्ड से रिफ्लेक्ट कर रहा था। और लूका की इस परफॉर्मेंस को देखकर कैप्टन हैमिलस काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। और इस अटैक को करने के बाद लूका की बॉडी से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा था। और इसी के साथ साथ लूका के इस अटैक की वजह से उसके सभी ओपोनेंट्स मारे गए थे। लेकिन इस वक्त तक लूका की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन लूका अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहने लगता है, मैंने इसे कर दिखाया, मैंने अपनी लिमिट्स को सरपास कर दिया। और अपने सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ये चीज मेरी वैल्यू को बढ़ा सकती है। और फिर अगले ही सीन में हमें लूका को टेस्ट ग्राउंड से बाहर आते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए कैप्टन हैमिलस लूका को कहने लगते हैं, मुझे नहीं लगा था कि तुम बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी कंट्रोल को इस्तेमाल करोगे, यहाँ तक कि ये तुम्हारी रिपोर्ट में भी नहीं मौजूद था। तो लूका उनके पास से जाते हुए कह रहा था, मैंने सिर्फ उस पर्सन को कॉपी किया जो कि मुझसे पहले उस टेस्ट को देने गया था। लूका की इस बात को सुनकर कैप्टन हैमिलस उसे कहने लगते हैं, जिस पर्सन की टेक्निक को तुमने कॉपी किया है वो पर्सन रिनाउंड हाउस होल्ड से ताल्लुक रखता है और उसने उस टेक्निक को इक्विलिब्रियम पर इस्तेमाल करना भी सीखा हुआ है। वो तुम जैसे एक पर्सन से जो कि सिर्फ एक ऑर्फनेज से है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। मुझे तुम पसंद आए, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो लूका उन्हें काफी ज्यादा कोल्ड लुक देते हुए कहता है, एक गिफ्ट। लेकिन कैप्टन हैमिलस लूका की आंख पकड़ते हैं और जो चीज करते हैं उसे देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और उस कारनामे को करके कैप्टन हैमिलस काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। और हम देखते हैं कि कैप्टन हैमिलस ने लूका की एक आंख निकाल कर फोड़ दी थी। और अपनी एक आंख निकल जाने के बावजूद भी लूका के चेहरे पर कुछ भी शिकन नहीं आई थी। और लूका के इस एक्सप्रेशन को देखकर कैप्टन हैमिलस उसे कहने लगते हैं, तुम तो थोड़ा सा भी नहीं चल रहे, लगता है लूका कि तुमने पेन टॉलरेंस की काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, मुझे तुम पसंद आए। कैप्टन हैमिलस की ये सारी बातें सुनने के बाद लूका उन्हें कहने लगता है, मुझे ये जानकर खुशी हुई। और फिर आगे कैप्टन हैमिलस से कह रहा था, वैसे भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उस आंख को खुद ही निकालने ही वाला था। और मैं आपसे एक ऐसी आंख की गुजारिश करना चाहता हूँ जिसके अंदर ट्रैजेक्टरीज को प्रिडिक्ट करने के फीचर्स हों। और हम देखते हैं कि लूका की इन बातों को उसके पीछे खड़ा हुआ एक वॉरियर भी सुन रहा था। और फिर अगले ही सीन में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि किसी की तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाते हुए कह रहा था, हाई आई एम नंबर 12 इले। नंबर 32 यानी कि लूका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि इस वक्त लूका ने अपने कपड़े नहीं डाले होते और लूका को यूं देखकर इले उससे माफी मांगते हुए कह रहा था, आई एम सॉरी, मुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। और फिर थोड़ी देर बाद लूका उसे अपने कमरे में बुला लेता है और फिर सीन अंदर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर इले लूका की तारीफ करते हुए कह रहा था, लास्ट एरिया में तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी, तुमने तो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया। इले की इस बात को सुनकर लूका उसे टोंट मारते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ पर मेरी चापलूसी करने आए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो यंग मास्टर। तो इले हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा फ्रेंड बनना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इले को देखते हुए लूका अपने मन में सोच रहा था, इले कार्तिका, सिर्फ इसके ऑरा को ही महसूस करके मैं कह सकता हूँ कि ये फेमस नोबल हाउस होल्ड कार्तिका का मेंबर है। लॉजिकली अगर कहा जाए तो मुझे किसी नोबल हाउस होल्ड के पर्सन के साथ इतना ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें बकवास होती हैं। तो बस मैं ये कहकर इसे यहाँ से भगा देता हूँ कि मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। लेकिन पीछे की तरफ इले कोई चीज निकाल कर लूका को देने लगता है, जहाँ वो लूका को बता रहा था, मैं यहाँ पर तुम्हें ये चीज देने आया था, इस चीज की वजह से तुम्हारी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी तो तुम बेहतर तरीके से रेस्ट कर पाओगे। लेकिन लूका भाई साहब ठहरे सख्त लौंडे, वो इले के मुंह पर ही उसे मना कर देता है। लेकिन इले भी पीछे हटना नहीं चाहता था और लूका को कहने लगता है, अगर तुमने आज अच्छे तरीके से रेस्ट नहीं किया तो कल को तुम अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं कर पाओगे। और तुम्हें भी इस चीज का पता होगा कि किसी भी काम को करने के लिए मेंटल फोर्टिट्यूड का होना काफी ज्यादा जरूरी है। और इले का इतना ज्यादा कहने पर लूका भी उससे वो पिल लेकर खा लेता है और अपने मन में ये सोचते हुए ये उन स्ट्रीट्स पर मिलने वाले नॉक ऑफ से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अपने मन में ये कहते ही लूका इले को कहने लगता है, तुम्हारी स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी हैं क्योंकि उस वक्त मैंने तुम्हें ही कॉपी किया था। तो इले अपनी एक आंख की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था, मेरे पास कॉम्बैट के लिए मैकेनिकल आईज हैं तो मेरे लिए ट्रैजेक्टरी को कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन उस वक्त तुम्हारे एक्शन काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे और सिंस उस वक्त तुम अपनी ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे थे और लगता है कि कमांडर ने भी तुम्हारे अंदर यही चीज नोटिस की थी और मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि वो क्यों तुम्हें अपनी जेब में से एक मैकेनिकल आई गिफ्ट कर रहे हैं। इले की ये सारी बातें सुनने के बाद लूका काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है, आफ्टर ऑल नोबिलिटी एक्सीलेंट और लोअर क्लासेस काफी ज्यादा पावरलेस होती हैं और एक लोअर क्लास सिटीजन होने की हैसियत से मैं अपने हाथ से इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दे सकता था। और लूका की इन बातों को सुनकर इले भी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और फिर अचानक से इले कहने लगता है, नोबिलिटी इज एक्सीलेंस, यकीनन तुमने सिलेक्शन प्रोसेस को पास किया होगा मगर तुम्हें पता है कि कुछ लोगों ने इसे फेल भी किया और मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रिजल्ट को चेंज करने के लिए काफी ज्यादा पैसे भी दिए होंगे। तो लूका कहने लगता है, हाँ ये बात पॉसिबल है। और फिर से इले लूका को कह रहा था, इस चीज का कोई प्रूफ तो नहीं है लेकिन मुझे इस चीज पर स्ट्रांगली बिलीव है कि तुम्हारे जैसे लोग जो कि बिना किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के इस मुकाम तक पहुंच जाए हो वो एडवांस सोल्जर कल्टीवेशन प्रोसेस में भी फेल नहीं होगा क्योंकि तुम सभी लोग अपनी स्किल्स के बलबूते पर यहाँ पर आ सके हो। और इले की इन बातों को सुनकर लूका अपने मन में सोच रहा था, एक नोबल के मुंह से इस तरह की बातें मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, यह बता मुझे क्या कहना चाहता है। और फिर अचानक से इले लूका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रहा था, मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे पर्सन अपने इरादों में कामयाब जरूर होंगे और इसी वजह से मैं तुम्हें
शेयर करना चाहता हूँ। और इले को अपना यूं हाथ बढ़ाता देखकर पहले तो लूका उसे घूरता रहता है और फिर उसके साथ हैंडशेक करते हुए कह रहा था, जी हाँ, मुझे भी आपको चेयर करके काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और फिर अचानक से काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है, और ये सब कुछ सिर्फ एम्पायर के लिए होगा। और लूका के मुंह से इस बात को सुनकर इले काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। और फिर अचानक से नरेटर कहने लगता है कि ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि एक ट्रॉनिकल एम्पायर एक्रीशिया में किसी मिलिट्री वेपन के तौर पर बड़ा हुआ। और फिर हमें प्लेनेट नोवस के बारे में बताया जाता है, एक ऐसा प्लेनेट जो कि बिल्कुल अर्थ की तरह का है, जिस पूरे प्लेनेट के अंदर 3 फोर्सेस हैं जिनका नाम है फ्री बटालियन फेडरेशन, एक्रीशियन एम्पायर और होली कोराइड अलायंस। और फिर अगले ही सीन में हमें लूका और इले को गन शूटिंग की ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहां लूका उस डमी की तरफ अपनी गन पॉइंट करते हुए अपने मैकेनिकल आई का भी इस्तेमाल कर रहा था, जहां निशाना देकर लूका उस डमी पर फायरिंग कर देता है। और हम देखते हैं कि लूका ने सभी के सभी हेडशॉट ही फायर किए थे। और लूका के इस कारनामे को देखकर इले लूका को कहने लगता है, तुमने अपनी गन की सभी बुलेट्स हेडशॉट ही फायर किए हैं। मुझे लगता है कि टॉप स्टूडेंट अलग ही लेवल पर होगा, और वैसे तुम अपनी राइट आई को इस्तेमाल करना सीख गए हो। और क्या ये अनफेयर नहीं है कि तुम कॉम्बैट में स्पेशलाइज होने के बावजूद भी गन चलाने में इतना अच्छे हो। और इले की इस बात को सुनकर लूका उसे कहने लगता है, एक इंपीरियल गार्ड के मेंबर होने की हैसियत से ये काफी ज्यादा नेचुरल नहीं है कि मुझे हर टाइप के वेपन को भी चलाना सीखना चाहिए। आल्सो मुझे ये चीज किसी ऐसे से सुनने की उम्मीद नहीं थी जिसने अपने गन की हर एक बुलेट डमी के एक ही होल से गुजारी हो। और अपनी इसे थोड़ी सी तारीफ को सुनकर इले कहने लगता है, हा, क्योंकि भाई साहब मेरी स्पेशलिटी गन्स में है। लेकिन पीछे की तरफ खड़ा हुआ लूका उसे कहने लगता है, अगर तुम इसी तरह ही मजाक में ये जलते रहे तो इवेंचुअली मैं तुम्हें सरपास कर जाऊंगा। लूका की इस बात को सुनकर इले उसे कहने लगता है, अगर ऐसा होता है तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें फॉलो करना चाहता हूँ, क्योंकि एम्पायर को तुम जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि एम्पायर में एबिलिटी और टैलेंट की वैल्यू नहीं की जा रही। क्योंकि जब तक किसी के पास स्टेटस और पावर है, यहाँ तक कि पावरलेस बंदे को भी वो टैलेंटेड बना देते हैं। हाउएवर अगर तुम्हारे जैसे और भी ज्यादा इरेगुलर टैलेंटेड पर्संस इस तरह पेयर होना शुरू हो जाएं, तो तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह हम अपने एनिमीज को काफी आसानी से हरा पाएंगे। इले की ये सारी बातें सुनने के बाद लूका उसे कहने लगता है, इले तुम्हारी ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एम्पायर के सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हो। तुमने ये सब कुछ जो कहा है, अगर मैं हेडक्वार्टर में इसकी रिपोर्ट कर दूं तो कार्तिका फैमिली के मेंबर होने के बावजूद भी तुम्हें काफी ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। लेकिन लूका की इस बात को सुनने के बावजूद भी इले मुस्कुराने लगता है और फिर मुस्कुराते हुए वहां से जाते हुए कहने लगता है, अगर तुम सच में ये काम करने वाले होते तो ये बात तुम पहले मुझे ना बताते। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हो, और मेरे लिए चिंता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इले को वहां से जाता हुआ देखकर लूका अपने मन में कहने लगता है, कितना ज्यादा एनोइंग है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम स्किप करने के बाद, और अब तक 2 साल बीत चुके होते हैं, जहाँ हमें कुछ आर्मी ट्रक्स को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहे थे, जिसके अंदर हमें कैप्टन हैमिलस को दिखाया जाता है जो सभी लोगों को कह रहे थे, लूका और इले तुम सभी लोगों के प्लाटून लीडर के तौर पर काम करेंगे। अगर किसी ट्रेनिंग को कोई इशू है तो वो खड़ा होकर यहाँ से जा सकता है। जिसके बाद मैं अपने आगे की बात को कंटिन्यू करूंगा। इस टीले को पार करते ही वो सामने एक कोराइड आउटपोस्ट है जो कि इलीगल तौर पर हमारी टेरिटरी में बनाया गया है, और ये ट्रेनिंग मैदान जंग में तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए बनाई गई है। और फिर अचानक से काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहने लगते हैं, और हमें प्रिजनर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो सभी लोगों को मार देना। और फिर बाहर की तरफ हमें लूका, इले और उसके सभी साथियों को दिखाया जाता है, जहाँ इले लूका को कह रहा था ये हमारा पहला रियल मिशन होने वाला है। तो लूका रसल को कहता है, क्या तुम नर्वस हो? तुम पिछली ट्रेनिंग्स के दौरान काफी ज्यादा लोगों को मार चुके हो। लूका की इस बात को सुनकर इले उसे कहने लगता है, लेकिन हम सभी लोग पहली बार किसी आउटसाइड फोर्स को फेस करने वाले हैं, द बेलाटियन फेडरेशन या फिर होली कोराइड अलायंस और इवन एक्रीशियन एम्पायर। इन सभी लोगों के एंसेस्टर अर्थ से ही थे। इले की इन सारी बातों को सुनकर लूका उसे कहने लगता है, ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है इले, और कभी सोचा था कि एक सीनियर गार्ड हम सभी लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। मुझे यकीन है कि ये सीनियर गार्ड हमें यहाँ पर सुपरवाइज करने के लिए आया हुआ है, और अगर इसने किसी को हमें एक प्रिजनर लेता हुआ देख लिया तो शायद ये हमें मार भी सकता है। प्लैनेट नोवस में एम्पायर के सिवा दूसरी फोर्सेज हमारे लिए बग्स के सिवा कुछ नहीं है। हर कोई अपने मुफाद के लिए ही एम्पायर में काम करता है। लूका की ये सारी बातें सुनने के बाद इले कहने लगता है, मुझे पता है कि हमें क्या सिखाया गया था। और इसी के साथ साथ वो अपनी मैकेनिकल आई से नीचे की तरफ एक माँ बेटे को खेलता हुआ देख रहा था। और फिर नेक्स्ट सीन के अंदर हमें लूका को उसके फुल आर्मर में दिखाया जाता है, जहाँ उन्होंने उस इलीगली ऑक्युपाइड स्पेस पर हमला कर दिया था और हर तरफ मौत का नंगा नाच हो रहा था। जहाँ चलते हुए लूका अपने मन में सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि कोई भी कोरन यहाँ पर आर्म्ड नहीं है, ये ट्रेनिंग बिना किसी प्रॉब्लम के खत्म हो जाएगी। लूका अपने मन में ये सोचते सोचते एक बच्चे के पास आ जाता है जो कि अपनी मॉम को पुकारते हुए रो रहा था। जिस बच्चे को देखते हुए लूका अपने मन में सोचने लगता है, एक बच्चा, ये बच्चा इतना ज्यादा डरा हुआ है कि यहाँ तक के मूव भी नहीं कर पा रहा। और उस बच्चे को देखते हुए जो कि अपनी मॉम को पुकारते हुए जोर जोर से रो रहा था, लूका अपने मन में सोचने लगता है, एक नॉन कॉम्बैटेंट विद नो रेजिस्टेंस। अगर मेरे पास कोई गन होती तो मैं इसे बिना किसी दर्द के मौत दे सकता था। डैम इट।
ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सिर्फ एक बच्चा है। लूका अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। अचानक से उसके दिमाग में कैप्टन हैमिलस की वही बात रिकॉल आती है कि हमें प्रिजनर्स की जरूरत नहीं है, तो सभी को मार देना। और फिर अपने मन में ये कहते हुए, तुम्हें हेजिटेट नहीं करना लूका, ये सभी लोग सिर्फ कीड़े हैं जिन सभी की एम्पायर की सप्लाईज पर नजर है। ये कहते हुए लूका अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि लूका की स्वॉर्ड उस बच्चे के पीछे वाली दीवार के अंदर से निकल जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि लूका ने उस बच्चे पर अटैक ना करते हुए उसकी एक साइड पर किया था, जहां लूका उस बच्चे के थोड़ा सा करीब जाते हुए कहने लगता है, तुम्हें मरने का दिखावा करना होगा ताकि तुम जिंदा रह सको। और फिर इसी के साथ साथ वो अपने मन में सोच रहा था, मैं ये नहीं करना चाहता था। अगर हेडक्वार्टर को मेरी एक्शंस के बारे में जरा से भी भनक लगी तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। अपने मन में ये सोचते सोचते लूका वहाँ से जाना शुरू कर देता है और लूका अपने मन में ये सोचते सोचते आगे जा ही रहा था। अचानक से एक बुलेट उस बच्चे को लग जाती है और वो बच्चा यहीं पर खत्म हो गया था। और उस बुलेट शॉट की आवाज को सुनकर लूका काफी ज्यादा तेजी से उसकी डायरेक्शन की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि उस बच्चे को शूट करने वाला इले होता है, जो कि अपना सर हिलाते हुए लूका को रहमदिली दिखाने से मना कर रहा था। लेकिन इले को यहाँ पर देखकर लूका काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में सोच रहा था, इले ये यहाँ पर कब आया? क्या वो शुरू से ही इन सभी चीजों को देख रहा था? और फिर अचानक से अपने आप को ही दिलासा देते हुए कहने लगता है, काम डाउन काम डाउन, इले मेरी हेजिटेशन की रिपोर्ट नहीं करेगा। हाउएवर अगर किसी दूसरे ट्रेनी ने ये देखा हुआ तो मेरे एले लग सकते हैं और वैसे मुझे इले पर नजर रखनी होगी। लूका अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि इले के पीछे से कुछ लाइट इमिट होना शुरू हो जाती है। तो अचानक से जहाँ पर इले खड़ा हुआ था वहाँ पर एक धमाका हो जाता है, जिसे देखकर लूका काफी ज्यादा हैरान हो गया था और जोर से इले को आवाज लगाता है और इले की तरफ जाने ही वाला था। अचानक से कोई पर्सन लूका की दूसरी तरफ आ जाता है, जो कि किसी अजीब सी टाइप की पावर को इस्तेमाल करते हुए लूका पर हमला करते हुए कह रहा था, तुम सब एक्रीशियंस भाड़ में जाओ। और उस पर्सन की तरफ देखते हुए लूका अपने मन में सोचने लगता है, क्या थोड़ी देर पहले इसने एक्सप्लोजन किया था? अगर ये बिना किसी वेपन से एक्सप्लोजन काज कर पा रहा है। लूका अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। हमें पीछे की तरफ किसी पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा तेजी से पीछे से उस पर्सन पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो वॉरियर यानी कि इले उस पर्सन की तरफ पहुंच पाता, अचानक से उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है, क्योंकि लूका के सामने जो पर्सन खड़ा हुआ था वो फोर्स का इस्तेमाल कर रहा था और अपने ओपोनेंट को फोर्स इस्तेमाल करता हुआ देखकर लूका की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लूका अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। उसका ओपोनेंट चीख चीख कर कहने लगता है, ये सिर्फ हमारी बेस नहीं थी, ये एक सेटलमेंट थी। जिन लोगों को तुमने अभी मार डाला वो जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें कर रहे थे। लेकिन सामने की तरफ खड़ा हुआ लूका अपने मन में सोच रहा था कि कैप्टन को इस बारे में पता है। अगर हमें इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले ही पता होता तो इले को इस वक्त तक कुछ नहीं हुआ होता। पर हम देखते हैं कि इले कुछ ही दूर टूटी फूटी हालत में पड़ा हुआ था, जहाँ वो लूका को कह रहा था, मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया, इसलिए मेरे तुम्हारे खिलाफ कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो लूका भी उसे कहने लगता है, मैं इस पर्सन को हैंडल कर लूंगा, तो तुम सभी जाकर रेस्ट करो। और इसी के साथ साथ वो अपने मन में सोच रहा था, मेरी हेजिटेशन की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मैंने काउंटलेस बार किसी फोर्स यूजर के खिलाफ फाइट करने के बारे में सीखा है और मैं जिंदा रहने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा। और फिर वो अपने सभी साथियों को वहाँ से जाने को बता देता है। और लूका के सभी साथियों को चले जाने के बाद वो पर्सन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लूका पर हमले करते हुए कह रहा था, तुम यहाँ से कहाँ भागने के बारे में सोच रहे हो बास्टर्ड। जिसे देखते हुए लूका अपने मन में सोचते हुए लगता है कि वो अपने अलाइज को यहाँ से भागने के लिए कुछ टाइम बाय करने के बारे में सोच रहा है और फोर्स को यूज करने के लिए किसी प्रिपरेटरी एक्शन को करना जरूरी होता है। और इस चीज को करने के लिए वो यकीनन किसी हैंड साइन का इस्तेमाल करेगा। और जब तक मैं स्पेस के अंदर डिसरप्शन फील कर पाऊंगा तब तक मैं एक्सप्लोजन से रिएक्ट कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि लूका काफी ज्यादा तेजी से उसके सभी अटैक्स को डोज कर रहा था और लूका को अपने सभी अटैक्स डोज करता देखकर उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा जोर लगाकर लूका पर हमले कर रहा था। जिसके हमलों को डोज करते हुए लूका अपने मन में सोचने लगता है, मैं शुरू से ही बैटल ऑफ एट्रिशन को प्रेफर करता था, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। अगर मैं इसी तरह अपनी हाई स्पीड को मेंटेन करता रहा तो मेरी बॉडी काफी जल्दी कोलैप्स कर जाएगी। मुझे अपनी इसी स्टेट को मेंटेन रखते हुए उस पर अटैक करना होगा। और जैसे ही एक अटैक लूका को हिट करने वाला होता है, लूका काफी ज्यादा तेजी से उस अटैक को डोज कर लेता है और हम देखते हैं कि लूका काफी ज्यादा स्पीड से अपने ओपोनेंट पर हमला करने के लिए जा रहा था और लूका को यूं अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसका ओपोनेंट भी काफी ज्यादा घबरा गया था। और जैसे ही लूका उस पर हमला करने वाला होता है, अचानक से लूका के मुंह के पास उसका हाथ आ जाता है। लेकिन इस वक्त तक लूका की स्वॉर्ड भी कुछ हद तक उसकी बॉडी में पियर्स हो चुकी थी। लेकिन उस पर्सन के अटैक की वजह से लूका का हेलमेट काफी ज्यादा हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है और लूका को अपने सामने अपनी मौत दिख रही थी। लेकिन उस हेलमेट के परे एक बच्चे को देखकर वो पर्सन अपने अटैक को रोक देता है और लूका को कह रहा था, तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो। लेकिन लूका बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता और अपनी स्वॉर्ड से उस पर्सन को मार देता है। और उस पर्सन को मारने के बाद लूका जोर जोर से हाँफ रहा था और फिर अपने मन में सोचने लगता है, अगर उसने अपने अटैक को ना रोका होता तो इस वक्त तक मैं मरा हुआ होता। कुराइट्स को उन लोगों ने बनाया है जो कि ह्यूमन लिमिट्स को पार कर चुके हैं, तो वो मुझे मारने में फेल कैसे हो गया। और फिर लूका को अपनी टीचिंग याद आने लगती है
द एम्पायर ने उसे क्या सिखाया है कि बैटल के दौरान अपने इमोशन को बिल्कुल भी अपने दिल में ना आने दो, क्योंकि ये सब कुछ एम्पायर के लिए है। उन लोगों को मानना जो कि एम्परर और एम्पायर के लोगों के लिए खतरा साबित हुए हैं। इंपीरियल गार्ड्स के एग्जिस्टेंस की यही तो वजह है। लूका को ये सभी बातें याद तो आ रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ वो उस जगह पर मौजूद लोगों की चीखें भी सुन पा रहा था। जिसके बाद हमें एक्रीशन हॉस्पिटल रिकवरी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूका जो कि एक फ्लूइड फील्ड कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ था, अचानक से उसे कोई कहने लगता है, लूका ऑलमोस्ट उस वक्त तुम मरने वाले थे, तो उस वक्त तुम्हें कैसा फील हो रहा था? तो लूका उसे टोन मारते हुए कहने लगता है, बात भी देखो ये कौन कर रहा है, यह बात तुम अपने बारे में कहो, क्योंकि जो मरने वाला था वो तुम थे। लूका की इस बात को सुनकर इले हंसते हुए कहने लगता है, इस बार मुझे फिर से न्यू आर्म्स और लेग्स मिल चुके हैं, और तुम्हारा कौन कौन सा पार्ट चेंज हुआ? तो लूका उसे बताने लगता है कि मेरी बैग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो मुझे कुछ टाइटेनियम बोन्स और आर्टिफिशियल स्किन्स मिल चुकी हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे इस साल के एंड तक अपनी पूरी की पूरी बॉडी की चेंज करानी पड़ेगी, और इस एक्सीडेंट के बाद मुझे लग रहा है कि 1 साल में नहीं बल्कि 6 महीने में ही हो जाएगी। लूका की इन बकवास बातों को नजरअंदाज करते हुए इले उसे कहने लगता है, बॉस को प्रोबेबली इस बारे में पता था कि वहाँ पर एक फोर्स यूजर मौजूद है, और इस चीज के बारे में हमें ना बताया जाना, मुझे लगता है कि ये हमारा टेस्ट था। जिस पर लूका इले को कहने लगता है कि देखा जाए जैसे कि सीनियर्स ने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की, तो प्रोबेबली उन्हें पता था कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। एनीवे कोई भी बंदा वहाँ पर मारा नहीं गया। तो इले कहने लगता है कि ये टेस्ट काफी ज्यादा टफ नहीं था मेरे लिए और दूसरे कैडेट्स के लिए, जिनकी की बॉडीज को अचानक से ही सरप्राइज अटैक करके उड़ा दिया गया, और इस सारे माजरे को सिर्फ एक कोइंसिडेंस कहना काफी ज्यादा अजीब होगा, और शायद वो फोर्स यूजर शुरू से ही हमें मारना नहीं चाहता था। लेकिन इन बातों को सुनकर लूका के जहन में वही फोर्स यूजर आने लगता है, जिसने के लूका को सिर्फ एक बच्चा होने की वजह से छोड़ दिया था, और उस फोर्स यूजर की उस बात को याद करके लूका काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में सोचने लगता है, मैं ऑलरेडी एक वॉरियर हूँ, यानी कि एक सोल्जर हूँ, मुझे जिंदा रखना उसकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। उन सभी लोगों की पैथेटिक मर्जी ही कोराइन के लोगों की मौत की असली वजह बन रही है, और अब जहन्नुम में बैठ के अपने कॉमरेड्स के भी मरने का इंतजार करो। लूका काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। अचानक से इले उससे पूछने लगता है, लूका तुमने उस कोराइन गर्ल की आंखों को क्यों बंद किया था? अचानक से इले की इस बात को सुनकर लूका चुप हो जाता है, लेकिन इले अभी भी उससे पूछ रहा था, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? लेकिन दूसरी तरफ लूका उसकी बातों को नजरअंदाज करने के लिए अपनी करवट बदलते हुए कहने लगता है, तुम काफी ज्यादा बोलते हो, क्या तुमने एक नई टंग भी पाली है? और वैसे वो मेरी एक गलती थी। लूका इले को ये सब कुछ कह तो रहा था, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे एम्पायर के ये रूल बिल्कुल भी पसंद है। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि लूका की तरह ही दूसरे ट्रेनिंग्स को कह रहे थे, इस तरह तुम्हारे इंपीरियल गार्ड ट्रेनिंग के 2 साल मुकम्मल होते हैं, और इस वक्त तक तुम्हारे जूनियर बैचेस भी आ चुके हैं, तो तुम्हें उन न्यू रिक्रूट्स के लिए एक मॉडल बनना होगा, स्पेशली लूका और इले तुम दोनों टॉप 1 और टॉप 2 होने की हैसियत से तुम्हें एक सेंचुरियन बनने का एम रखना चाहिए, और उस पोजीशन को हासिल करके तुमने एम्परर और सिटीजन की रक्षा करनी है। उस पर्सन की ये सारी बातें सुनने के बाद लूका और इले दोनों ही इकट्ठे कहते हैं, यस सर। और इसी के साथ साथ लूका अपने मन में सोच रहा था, एक सेंचुरियन। और फिर हमें बताने लगता है, इंपीरियल गार्ड्स काफी ज्यादा सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए हैं। उन 10 सेंचुरीज में से हर सेंचुरी में 10,000 गार्ड्समैन होते हैं, और उन सभी गार्ड्स के कमांडर को चीफ सेंचुरियन कहा जाता है। और मेरे जैसे कैडेट्स को फुल बॉडी मैकेनाइजेशन के बाद सबसे लोवेस्ट रैंक सेंचुरी 10th सेंचुरी में भेजा जाएगा, और अगर मैं 10th सेंचुरी का सेंचुरियन बन जाता हूँ तो इस तरह मैं अपने गोल के करीब हो जाऊंगा। और फिर अगले ही सीन में हमें लूका और इले के दरमियान एक फ्रेंडली स्पार्क को दिखाया जाता है, जहाँ इले लूका पर हमले कर रहा था और लूका उसके सभी अटैक्स को डॉज और ब्लॉक कर रहा था, जहाँ काफी देर तक इनकी इसी तरह ही फाइटिंग चलती रहती है। और इले के साथ फाइट करते हुए लूका अपने मन में सोचने लगता है, अपने न्यू आर्म्स के मिल जाने के बाद इले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन ये कहते हुए लूका उसकी लोअर बॉडी पर किक करता है, जिसकी वजह से इले का बैलेंस बिगड़ गया था, और इसी मौके को देखते हुए लूका काफी ज्यादा तेजी से उस पर पंच करने वाला था, लेकिन लूका अपना पंच उसके मुंह के काफी ज्यादा करीब जाकर रोक देता है, और इले को कह रहा था, हमने 124 टाइम फाइट की और 124 टाइम ही तुम मुझसे हार गए। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें लूका और इले को वहीं आउट प्लेस में एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ इले लूका को कह रहा था, मुझे लगा था मैं इस बार तो तुमसे जीत ही जाऊंगा। इले की इस बात को सुनकर लूका उसे टोन मारते हुए कहने लगता है, अगर न्यू पार्ट्स के मिल जाने के बाद कोई सच में स्ट्रॉन्ग हो जाता तो बंदे ने ट्रेनिंग ही क्यों करनी थी। लूका के मुंह से इतनी तकल्लुफ भरी बात को सुनकर इले उससे कहने लगता है, उस स्पीच को सुनने के बाद तुम और भी ज्यादा सख्त हो चुके हो, और एक सेंचुरियन बनना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हो जाएगा। तो लूका कहने लगता है कि ऑफ कोर्स अगर मैं इंपीरियल गार्ड के तौर पर ही यूं बढ़ता रहूंगा तो मुझे कहीं पर भी वेलकम किया जा सकता है। तो इले कहने लगता है, तुम एक ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पर तुम्हारी मौत इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लिया जाए। इले की इस बात को सुनकर लूका उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहने लगता है, अनलाइक यू मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं वापस जा सकता हूँ, तो मुझे इसी तरह मेहनत करते रहनी होगी और अपने गोल को अचीव करना होगा। और इले तुम्हारे पास टैलेंट है,
लेकिन तुम्हारे पास वो स्ट्रॉन्ग विल नहीं है और तुम एक गार्डमैन ही क्यों बनना चाहते थे। तो इलिया मुस्कुराते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक गार्डमैन बनना चाहता था? मेरा असली ख्वाब तो एक स्कॉलर या आर्कियोलॉजिस्ट बनना था और एंशिएंट आर्केन सिविलाइजेशन को स्टडी करना था। तो लूका कहता है, तो फिर तुमने वो काम क्यों नहीं किया? तो इलिया मुस्कुराते हुए कहता है, एम्पायर में आर्केन सिविलाइजेशन को स्टडी करना किसी भी इंडिविजुअल के लिए बैन है और इसी के साथ साथ क्योंकि हमारे घराने ने बहुत सारे जनरल्स को प्रोड्यूस किया है तो उन्होंने मुझे इस चीज के अलावा कुछ भी काम करने से मना कर दिया। तो लूका उसे कहने लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें वो काम करने ना दिया गया जो तुम करना चाहते थे, इसी वजह से तुम सैड हो। कितना बेकार है। स्लम्स में काफी ज्यादा ऐसे बंदे हैं जिनकी अगले दिन की जिंदगी भी गारंटीड नहीं की जा सकती और हद तो ये है कि उन्हें एक टाइम का खाना भी काफी ज्यादा मुश्किल से मिलता है। लूका की इन बातों को सुनने के बाद इलिया उसे कहने लगता है, मुझे पहले ही लगा था कि तुम यही कुछ कहोगे और वैसे मैंने तुम्हें अपना ये सीक्रेट इसी वजह से बताया क्योंकि लूका तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। तो लूका फिर से उसे कहने लगता है, जिस तरह से तुम खुले में यूं एम्पायर को क्रिटिसाइज करते हो, अगर किसी बहन के भाई ने इस बारे में रिपोर्ट कर दिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी रियून हो जाएगी। तो इलिया कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने तुम्हारा सीक्रेट छुपाया हुआ है। इलिया की इस बात को सुनकर लूका उसे कहने लगता है, मैं सिर्फ इसी वजह से थोड़ा सा हेजिटेट किया था क्योंकि मेरा ओपोनेंट बिल्कुल ही एक नॉन कॉम्बैटेंट था और अगर तुम्हारी जगह किसी ने देखा होता तो इस वक्त वो जिंदा ना होता। और ये कहते कहते अचानक से काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहने लगता है, मैं एम्पायर और एम्परर के लिए काफी ज्यादा लॉयल हूँ जिन्होंने मेरे टैलेंट को निखारा है और एम्पायर के एनिमीज मेरे एनिमीज हैं और तुम्हारा भी सिर्फ यही माइंडसेट होना चाहिए। इले लूका की इस बात को सुनकर पहले तो इले बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देता और फिर अचानक से हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वहां से जाते हुए कहने लगता है, तुम एक बहुत बड़े झूठे हो। अगर एम्पायर के लिए तुम्हारी ये एलिगेंस लॉयलिटी से भी बढ़ गई तो उस वक्त भी तुम मुझे मार नहीं पाओगे। और लूका मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को इतना भी ज्यादा पुश मत करो। और इले को अपनी ये बातें सीरियस ना लेता देखकर लूका उसे देखकर कहने लगता है, इडियट, अगर तुमने वो बात किसी को भी बताई तो तुम मारे जाओगे। और फिर से हमें एक साल स्किप करके थर्ड ईयर ट्रेनिंग मिशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई पर्सन न्यूट्रल जोन में मौजूद एक आर्केन साइड के पिलर के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा था, हम सभी लोग आर्केन साइड पर मौजूद हैं और अभी भी इसके अंदर से एनर्जी रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि ये पिलर लाखों करोड़ों साल पहले बनाया गया था और हम देखते हैं कि ये सब कुछ कहने वाला अपना इले होता है जो कि आर्केन साइड बनाने की वजह से काफी ज्यादा खुश था और काफी ज्यादा खुश होते हुए लूका को कहने लगता है कि लूका देखो ये काफी ज्यादा कूल नहीं है, हम ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस से पहले भी कुछ ऐसी सिविलाइजेशन थी जिन्होंने स्टार्स को एक्सप्लोर किया था। और इले की इन बातों को सुनते हुए लूका अपने मन में कहने लगता है, मैंने एक लाइन ड्रा की थी लेकिन ये भाई साहब उसे क्रॉस करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहे। और फिर इले को कहने लगता है, इले तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो रहे हो, ये रेकॉग्निशन मिशन हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है और अगर इसी दौरान हम किसी दूसरी फोर्स से मिल जाते हैं तो वो चीज एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। लेकिन इले जो कि उस पिलर से लपका खड़ा था वो लूका को कहने लगता है, अगर हम अपने एनिमी को डिफीट नहीं भी कर पाए तो उन सभी गार्ड्स में से हमारी कोई मदद करने के लिए आ जाएगा। और इले की इन हरकतों को देखकर लूका काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और फिर तभी अचानक से पीछे से कोई पर्सन आते हुए कहने लगता है, द प्रेजेंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट और उन रिकॉर्ड्स की वजह से हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर तुम इस बात को दूसरे नजरिए से देखो तो ये चीज भी समझ में आती है कि लोग हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और हम देखते हैं कि ये सब कुछ कहने वाला क्रिश्चियन इंपीरियल गार्ड ट्रेनिंग क्लॉड रेमोनस होता है, जिसे देखते हुए लूका अपने मन में सोचने लगता है, क्लॉड इस भाई की फैमिली कार्तिकास की फैमिली जितनी बड़ी तो नहीं है लेकिन जो भी है ये एक रिस्पेक्टफुल फैमिली से आता है। लेकिन पीछे की तरफ खड़ा हुआ क्लॉड लूका को कह रहा था, लूका क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ? वो ये कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी किसी को पसंद तो नहीं करते ना? और क्लॉड की इस बात को सुनकर लूका काफी ज्यादा ऑफेंसिव मूड में आकर कहने लगता है, अगर तुम मेरे थोड़ा सा भी क्लोज आए तो मैं तुम्हें एक थ्रेट समझ के तुम पर हमला कर दूंगा। और लूका की इस रिएक्शन को देखकर क्लॉड उसे कहने लगता है, अरे अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कहने का मतलब था कि अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो मैं अपनी लिटिल सिस्टर को तुमसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो लूका कहता है कि मैं ऑर्फनेज से हूँ, जिस पर फिर से क्लॉड कह रहा था, व्हाटएवर तुम जहाँ से भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऑर्फनेज से हो या फिर कोई नोबिलिटी हो, आखिरकार तुम मेरे एक सुपीरियर हो। और ये भी सुन लो कि मेरी छोटी बहन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्लॉड लूका को ये सब कुछ बता ही रहा था, अचानक से पीछे से इले भी उसे आकर कहने लगता है, लूका लगता है तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो। इन सभी लोगों का ये सब कुछ मजाक चल ही रहा था लेकिन तभी अचानक से इले और लूका दोनों को ही कुछ फील होता है, जिसे फील करते ही वो सभी लोग वहाँ से किसी जगह पर छुप गए थे जहाँ लूका सभी लोगों को कहने लगता है, एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इले और ग्रुप पीछे रहकर हमें स्प्रोट प्रोवाइड करेंगे और मैं और क्लॉड आगे रहकर कमांड संभालेंगे। और सामने की तरफ देखते हुए जहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ था लूका अपने मन में सोचने लगता है, सामने कोई ना कोई पर्सन तो है। और उस पर्सन की तरफ देखते हुए जिसके सामने की एक क्यूब जैसी चीज फ्लोट कर रही थी उससे ध्यान से देखते हुए लूका काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में कह रहा था, डैम इट, ये तो एक कोराइड प्लाडीन है। और हम देखते हैं कि अचानक से उस प्लाडीन ने भी लूका और क्लॉड की प्रेजेंस को सेंस कर लिया था और किसी पर्सन की प्रेजेंस को सेंस करते ही वो अपनी फोर्स को इस्तेमाल करते हुए एक स्पेयर को
कंट्रोल करता है और उससे उसने उन दोनों पर हमला कर दिया था। जिस हमले को अपनी तरफ बढ़ता देखकर लूका काफी ज्यादा तेजी से क्लॉड को वहाँ से हटने को बताता है, लेकिन इससे पहले कि क्लॉड कुछ भी रिस्पॉन्स कर पाता, वो स्पीयर क्लॉड को चीरते हुए आगे निकल जाता है और क्लॉड की बॉडी के पीसेस हो गए थे। और अपने साथी को अपने सामने यूं मरता हुआ देखकर लूका काफी ज्यादा डर जाता है और उसको राइट प्लाडीन का अगला निशाना लूका था। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी प्लाडीन के छोड़े हुए स्पेयर को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा तेजी से क्लोड को छीनने के बाद दोबारा से उसी प्लाडीन वॉरियर के हाथ में चला गया था। और अपने सामने पड़े हुए क्लोड के मरते हुए जिस्म को देखकर लूका के जहन में क्लोड की प्रीवियस मेमोरी आने लगती है कि किस तरह वो उसे कह रहा था कि वो उसे अपने सिस्टर से मिलवाएगा, और अब उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो चुके हैं, जिसे देखकर लूका काफी ही ज्यादा डरा हुआ होता है एंड क्लोड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगा कि मैं उस स्पेयर को आता हुआ देख लूंगा, लेकिन अब मेरे सामने ही क्लोड मरा हुआ पड़ा है। और जब जैसे ही लूका प्लाडीन वॉरियर की तरफ देखकर उसके स्पेयर की ट्राजेक्ट्री को मालूम करने की कोशिश करने लगता है, तो उसकी मैकेनिकल आई उसके स्पेयर की ट्राजेक्ट्री को नाप ही नहीं पा रही थी और बार बार उसे एरर शो कर रही होती है, जिस चीज को देखकर लूका और भी ज्यादा डर जाता है और फिर से अपने मन में सोचने लगता है, मैकेनिकल आई काम क्यों नहीं कर रही। और फिर इसी के साथ उस प्लाडीन वॉरियर पर कुछ लोगों ने अटैक किया, जो अटैक्स अनफॉर्चुनेटली उस प्लाडीन वॉरियर की शील्ड को भी ब्रेक नहीं कर पाते, जो कि कोई और नहीं बल्कि इले और उसके साथी ही होते हैं, जिन सभी को थोड़ी देर पहले लूका ने भागने को बताया था। लेकिन वो सभी के सभी लोग दोबारा से लूका की तरफ भागते हुए कह रहे थे, लूका वहाँ पर खड़े मत रहो, हमें उसके साथ फाइट करनी होगी। जिस पर लूका, जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, वो भी अपने मन में सोचने लगता है, लेकिन इसी के साथ उसने अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन किया और फिर से सोचने लगा, नहीं वो सही कह रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो फिर भी हम सिचुएशन से नहीं निकल सकते। तो इस चीज का सिर्फ यही मतलब है कि हमें इसका सामना करना होगा और तब तक इसे यहाँ पर रोकना होगा जब तक इंपीरियल गार्ड यहाँ पर नहीं पहुंच जाता। और फिर इसी के साथ लूका की जिंदगी के सबसे ज्यादा मुश्किल 15 सेकंड शुरू हो गए और इसी के साथ अपने मन ही मन में उस इंपीरियल गार्ड के बारे में सोचते हुए, अगर हम इस प्लाडीन को थोड़ी देर तक रोक रखेंगे तो मुझे यकीन है कि वो इंपीरियल गार्ड काफी ज्यादा जल्दी से यहाँ पर पहुंचता होगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं उस प्लाडीन को, जो कि अपनी टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करते हुए उस पेड़ को लूका की तरफ आने में खड़ा था, और अगले ही सीन में वो पेड़ काफी ज्यादा तेजी से लूका के सामने आ गया, जिसे कि फॉर्चुनेटली लूका थोड़े से ही वक्त में डोज कर लेता है। लेकिन इसी के साथ उस हमले की वजह से लूका के हेलमेट के डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ उसके चेहरे पर एक कट भी लग गया था। लेकिन अभी भी वो प्लाडीन रुकता नहीं है और लूका के पीछे गए हुए स्पेयर को कंट्रोल करते हुए दोबारा से उसी पर अटैक कर देता है, और अब शायद लूका ऐसे डोज नहीं कर सकता था और काफी ही ज्यादा डर जाता है। एंड इसी के साथ अपने मन में सोच रहा था, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट कुछ सेकंड्स तो होल्ड ऑन करना ही होगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं उसके मन में कैप्टन हैमिलस की सभी बातें आने लगती हैं कि उसने चिंग चिंग का सबको बताया था कि जिस वक्त तुम अपने एनिमी से डर के उसके पीछे पीठ करके भागना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा एनिमी तुम्हें काफी ज्यादा आसानी से मार सकता है, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा एनिमी इस तरह भाग रहा होता तो तुम भी इसी तरह करते। तो हमें इंपीरियल गार्ड में किसी भी वीकलिंग की जरूरत नहीं है। कैप्टन हैमिलस की ये बातें याद आते ही लूका काफी ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ मुड़ता है और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस प्लाडीन के उस स्पेयर को ब्लॉक कर लिया, और उस स्पेयर के रिपेल आने की वजह से वहाँ पर एक छोटा सा विस्फोट हो गया। लेकिन इसी के साथ हमें लूका की टूटी हुई स्वॉर्ड को नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाया जाता है और फिर दोबारा से लूका की तरफ लाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा जोर जोर से हाँफते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है, मैं अपने हाथ को यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं उस स्पेयर को रोकने में कामयाब हो गया और फिर काफी ज्यादा परेशान होते हुए मुझे नेक्स्ट अटैक के लिए प्रिपेयर होना होगा। लेकिन इसी के साथ हम उस प्लाडीन को देखते हैं, जो कि अपनी तलवार पर हाथ रख के खड़ा होता है, जिसे देखकर लूका काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उस प्लाडीन ने लूका की तरफ अपने स्लैशेस रिलीज कर दिए, जो कि लूका के एक हाथ को काटते हुए पीछे चले गए। उसके पीछे वाले सभी के सभी साथियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और पीछे की तरफ लूका के टुकड़े टुकड़े होने वाले साथियों में ईले भी होता है, जिस चीज की वजह से लूका काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में ये सोचते हुए वो मुझे टारगेट नहीं कर रहा, जोर से ईले को आवाज लगाता है। लेकिन अगले ही सीन में वो प्लाडीन वॉरियर काफी ज्यादा जल्दी से लूका के सामने आ गया, जिसे देखकर पहले तो लूका काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन इसी के साथ काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गया और हमें दिखाया जाता है कि वो प्लाडीन वॉरियर लूका को मारने वाला है, लेकिन लूका भी उसके अटैक को काउंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और फिर यहाँ पर ये सीन कट हुआ और फिर दूसरी तरफ कहीं हमें उस इंपीरियल गार्ड को दिखाया जाता है, जिसने कि अपनी बॉडी में लगे हुए जेट ऑन कर लिए थे ताकि काफी ज्यादा देरी से लूका और उसके साथियों की तरफ पहुंच सके। और हम देखते हैं कि सच में वो काफी ज्यादा
तेजी से इतने बड़े सफर को कुछ ही सेकंड्स में पार कर लेता है और काफी ज्यादा तेजी से लूका और उस प्लानिंग वॉरियर के पास पहुंच गया, जो कि एक दूसरे के साथ क्लैश करने ही वाले थे। लेकिन इससे पहले कि दोनों एक दूसरे से टकरा पाते, वो इंपीरियल गार्ड उस प्लानिंग वॉरियर की मुंडी को पकड़कर अपने साथ घड़ीसते हुए काफी ज्यादा आगे ले गया। और इस चीज को देखकर लूका काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इंपीरियल गार्ड प्लानिंग वॉरियर को जमीन पर स्लैम करने के बाद भी नहीं रुकता और अपने जेट को ऑन करने के बाद काफी ज्यादा तेजी से उसे जमीन में घड़ीसने लगता है और इसी के साथ अपनी गन निकाल कर उसे काफी ज्यादा बार शोर भी कर दिया और फिर काफी ज्यादा तेजी से उसे जमीन के साथ घड़ीसते घड़ीसते उस आर्केन साइड पर मौजूद पिलर में जाकर भिड़ा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक विस्फोट हो जाता है और उस चीज की वजह से वो पिलर भी कांप रहा था, जिस चीज को वहाँ पर खड़ा लूका भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान होकर देख रहा था और काफी ज्यादा हैरान होकर देख रहा होता है कि उस साइड से कौन आने वाला है, क्योंकि उस इंपीरियल गार्ड की हार और जीत लूका के लाइफ एंड डेथ को डिसाइड करने वाली थी और हमें दिखाया जाता है कि उस तरफ से आने वाला इंपीरियल गार्ड ही होता है, जिसे देखकर लूका काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है कि मैं जिंदा हूँ। मगर इसी के साथ हम उस इंपीरियल गार्ड की तरफ देखते हैं जिसके पीछे वो प्लाडीन वॉरियर दोबारा से खड़ा हो गया था, लेकिन वो इंपीरियल गार्ड भी लड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार था, यानी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो पैलाडीन वॉरियर यानी कि कोराइट नाइट उठ रहा था, जिसे देखते हुए वो इंपीरियल नाइट भी अपनी बॉडी के अंदर मौजूद एक स्वॉर्ड को निकालने लगता है और अपनी स्वॉर्ड उस प्लाडीन नाइट की तरफ तान कर खड़ा हो जाता है और उस इंपीरियल नाइट और प्लाडीन वॉरियर को यूं फाइट के लिए तैयार होता हुआ देखकर पीछे की तरफ खड़ा हुआ लूका, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और जोर जोर से हाँफते हुए सोच रहा था। एक तरफ है लीजियन एम्पायर का इंपीरियल गार्ड, जिसकी बॉडी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन है, और दूसरी तरफ कोराइट अलायंस का होली नाइट, जो कि फोर्स को यूज कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो प्लाडीन वॉरियर और इंपीरियल गार्ड एक दूसरे को मारने के लिए काफी ज्यादा तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ लूका अपने मन में सोच रहा होता है इन दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और हम देखते हैं कि वो प्लाडीन वॉरियर और इंपीरियल गार्ड एक दूसरे के साथ क्लैश कर जाते हैं और बिल्कुल एक दूसरे के खून के प्यासों की तरह फाइट कर रहे थे और इतनी ज्यादा तेजी से फाइट कर रहे होते हैं कि कभी जंगल की इस साइड पर आ जाते और कभी दूसरी साइड पर। लेकिन इसी के साथ साथ उनकी फाइट की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी फैल रही होती है और काफी ज्यादा तेजी से फाइट करते करते वो दोबारा से पुरानी जगह पर आ गए और उन दोनों के हर क्लैश की वजह से वहाँ पर डिस्ट्रक्शन फैल रही थी। और उन दोनों को इतनी ज्यादा तेजी से फाइट करता हुआ देखकर पीछे की तरफ खड़ा हुआ लूका भी अपने मन में सोचने लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, यहाँ तक कि मैं अपनी मैकेनिकल आई का इस्तेमाल करते हुए भी इनके वेपन्स की स्पीड को ट्रैक नहीं कर पा रहा। क्या किसी इंपीरियल गार्ड की फुल पोटेंशियल पावर इस तरह की होती है? और फिर दोबारा से उनकी फाइट की तरफ देखते हुए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा तबाही मच रही थी, अपने मन ही मन में कहने लगा मैं दुआ करता हूँ बस इंपीरियल गार्ड ही जीतना चाहिए। और उन दोनों की फाइट में कभी इंपीरियल गार्ड जीतता हुआ दिखता और कभी प्लाडीन वॉरियर। लेकिन हम देखते हैं कि जब एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश करने वाले होते हैं, तभी वो इंपीरियल गार्ड उस प्लाडीन वॉरियर की मुंडी को पकड़ लेता है और उसकी मुंडी को पकड़ने के बाद अपने आर्म में मौजूद जेट को ऑन किया और काफी ही ज्यादा जोर से उसके सर को दबाने लगता है। और जैसे ही वो प्लाडीन वॉरियर थोड़ा सा हिलना बंद करता है तो वो इंपीरियल गार्ड अपनी पकड़ ढीली कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो प्लाडीन वॉरियर अपने हाथ से टेलीकिनेसिस पावर को इस्तेमाल कर रहा था और पीछे की तरफ हमें लूका के पास मौजूद उस प्लाडीन वॉरियर के स्पेयर को दिखाया जाता है, जिस स्पेयर में से अचानक से एनर्जी निकलना शुरू हो गई, जिस चीज को देखकर लूका काफी ही ज्यादा डर जाता है। और तभी नरेटर हमें बताने लगता है उसी वक्त लूका के जहन में एक बात तोड़ी, जिस बारे में इंपीरियल गार्ड को कोई आइडिया नहीं था कि उस स्पेयर की स्पीड और पावर जो कि लूका ने एक्सपीरियंस की थी, वो इंपीरियल गार्ड उसके खिलाफ रिएक्ट करने के भी अनेबल होगा। खैर लूका उस इंपीरियल गार्ड के बारे में इस वजह से चिंता है क्योंकि उसके सामने ही उस स्पेयर की वजह से ग्लोड मारा गया था। और फिर दोबारा से स्टोरी लाइन की तरफ लाया जाता है जहाँ पर लूका काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में सोच रहा था शिट, अगर इंपीरियल गार्ड मारा गया तो फिर मैं भी नहीं बच पाऊंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और हम देखते हैं जैसे ही वो स्पेयर जमीन से निकलकर उस प्लाडीन वॉरियर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी लूका अपना पैर उस स्पेयर के सामने ले आता है और उस स्पेयर की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि लूका के पाँव को टूटने में एक सेकंड भी नहीं लगता। अपने पैर को गंवाने के बाद भी लूका काफी ज्यादा इंटेंस होकर अपने मन में कह रहा था प्लीज उस स्पेयर को मिस कर लेना। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्पेयर उस इंपीरियल गार्ड के पास पहुंचा था तो उस प्लाडीन वॉरियर ने इंपीरियल गार्ड की बॉडी के साथ अटैच स्वॉर्ड को पकड़ लिया और इसी के साथ अपने दूसरे हाथ से उस इंपीरियल गार्ड के दूसरे हाथ को भी पकड़ लिया, जिस हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस इंपीरियल गार्ड ने प्लाडीन वॉरियर की मुंडी को पकड़ा हुआ था। और इससे पहले कि वो स्पेयर इंपीरियल गार्ड को लग पाता, वो अपने दूसरे हाथ को प्लाडीन वॉरियर से छुड़ा लेता है और अपनी काफी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस इंपीरियल गार्ड के मुंह पर एक जोरदार मुक्का झड़ दिया। और हम देखते हैं कि उनके इस क्लैश की वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया था और फिर से लूका की तरफ लाया जाता है, जो कि टूटी फूटी हालत में वहाँ पर उखड़ी उखड़ी सांसें लेते हुए अपने मन में सोच रहा होता है अभी क्या हुआ, कौन सरवाइव किया होगा
और फिर इसी के साथ अपनी आंखें बंद करते हुए, अगर उसको राइड नाइन ने सरवाइव किया होगा तो मेरे पास बचने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। लेकिन इसी के साथ हमें लूका की तरफ किसी को बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जिसके कदमों की आहट को सुनकर लूका अपने मन ही मन में कह रहा था, प्लीज 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 इंपीरियल गार्ड ही हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो भी सरवाइव किया था वो लूका के पास आकर कहने लगता है, गुड वर्क ट्रेनी, यानी कि इस फाइट को सरवाइव कर लेने वाला इंपीरियल गार्ड था, जो कि लूका को कह रहा होता है, मैं उस नाइट को इसी वजह से टेक डाउन कर पाया क्योंकि तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की। क्या तुमने अपनी एब्डोमेन पर चोट खाई है? तो लूका, जिसने कि अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो कराहते हुए उसे जवाब देने लगता है, हाँ, उसके फोर्स स्लैश को डॉज करते वक्त मुझे चोट लग गई। लेकिन फिर अचानक से वो इंपीरियल गार्ड लूका की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा, चलो बेस की तरफ वापस चलें। लेकिन जैसे ही लूका ने अपनी आंखें खोलकर इंपीरियल गार्ड की तरफ देखा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर हमें इंपीरियल गार्ड के फुल मैकेनिकल आर्मर के बारे में बताया जाता है। एम्पायर की तरफ से इंपीरियल गार्ड को मिलने वाला एक फुल बॉडी मैकेनिकल आर्मर, जो कि इंसान की बॉडी के कॉम्बैट में ना यूज होने वाले सभी के सभी अननेसेसरी पार्ट को हटाने के बाद उनके ब्रेन से अटैच कर दिया जाता है। ये एक ऐसी आइटम है जो कि किसी को भी एक अल्टीमेट वेपन बना सकती है और हर ट्रेनी का सपना होता है कि उसे भी एक लीजियन आर्मर मिले। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त जो लूका देखता है उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस इंपीरियल गार्ड का सर गायब हो चुका था। लेकिन फिर भी वो लूका की तरफ अपना हाथ बढ़ाए खड़ा होता है और उसे यूं देखकर लूका काफी ज्यादा मायूस होकर कहने लगता है, तुम जिंदा हो लेकिन तुम्हारा ब्रेन कहाँ पर है? क्या तुम एक मशीन हो या फिर तुम एक ह्यूमन हो? क्या हो तुम? और इस चीज के बारे में पता चलता ही कि उसका ब्रेन गायब हो चुका है, वो इंपीरियल गार्ड भी बड़ी अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है और फिर अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर हम देखते हैं कि इंपीरियल गार्ड भी मारा गया। और इस चीज को भी देख कर कि वो इंपीरियल गार्ड एक रोबोट था, लूका काफी ज्यादा मायूस होकर कहने लगता है, मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था सिर्फ इसी वजह से कि इस तरह का एक रोबोट बन सकूं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लूका की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है और लूका भी अपने मन में सोच रहा था, मेरी बॉडी कांपना बंद ही नहीं कर रही, मदद के यहाँ पर पहुँचने तक क्या मैं सर्वाइव भी कर सकूंगा? शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी समय है। लूका अपने मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके पास कोई आ गया जो कि लूका का नाम लेते हुए कहने लगता है, लूका, मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि तुम अभी जिंदा हो। और उस पर्सन की तरफ देखते हुए लूका भी काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा था, इले, तुम भी सरवाइव कर गए? तो इले उसे जवाब देता है, हाँ, लेकिन मेरी कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब है। और फिर लूका के पूछने पर कि दूसरे लोगों का क्या, तो इले उसे बताता है कि वो सभी लोग मारे गए। और फिर हम देखते हैं कि इले लूका के पास ही बैठकर उसे पूछ रहा था, तुम्हारे जख्म कैसे हैं? तो लूका उसे बताता है, मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द मारने वाला हूँ। इले, वैसे तुम आगे क्या करने वाले हो? जिस पर इले काफी ज्यादा हैरान हुआ और कुछ नहीं कहता। लेकिन अभी भी लूका उसे कह रहा था, अपने इर्द गिर्द देखो, जिस तरह की तुम जिंदगी चाहते थे अब तुम वो पा सकते हो। इले, क्या सोच रहे हो? तुम अब आजाद हो सकते हो, तुम यहाँ से कोराइट और बेलाइटो की तरफ जा सकते हो, क्योंकि हमेशा से तुम्हारी यही ख्वाहिश थी कि तुम एम्पायर को लीव कर दो। और काफी ज्यादा फटी पुरानी हालत होने के बावजूद भी उसे कह रहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि लूका की सभी बातें सुनने के बाद इले उसे कुछ नहीं कह रहा होता। लेकिन अभी भी लूका उसे कह रहा था, रीइंफोर्समेंट बहुत जल्द यहाँ पर पहुँचती होंगी और जैसे ही हम उससे मिलेंगे तो हमें एम्पायर में वापस जाना होगा, तो इले जाओ, तुम जा सकते हो। जिस पर इले कुछ भी खाए बगैर खड़ा हो जाता है, जिस पर लूका भी हाँफते हाँफते उससे देखने लगा और फिर इसी के साथ अपने मन में सोचने लगता है कि तुम एक ऐसे बैकग्राउंड से थे जिससे कि फेम और वेल्थ बिल्कुल किसी पीस ऑफ केक की तरह मिल सकती थी, जिस चीज की वजह से एम्पायर का कोई भी सिटीजन तुमसे जेलस होता। लेकिन इले, मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, मगर जब तुम अपने ड्रीम्स के बारे में बात करते तो तुम्हारी आंखों में पाई जाने वाली चमक अलग ही लेवल की होती थी। सो मैं आशा करता हूँ कि तुम बिल्कुल उसी तरह जियो जैसा तुम जीना चाहते थे। लूका अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर के लिए पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से लूका के सीने पर किसी ने हाथ रखा, जिस चीज की वजह से लूका ने भी अपनी आंखें खोली और अपने सामने वाले पर्सन को देखकर कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इडियट? और हम देखते हैं वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि इले ही होता है, जो कि लूका के सीने पर हाथ रख के कह रहा था, तुम्हें इस तरह एक्ट करता हुआ देखकर मुझे लगा कि तुम सच में कहीं ना मर जाओ, क्योंकि मैं अपने किसी दोस्त को अपने सामने ही मरता हुआ छोड़कर इस तरह अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए नहीं जा सकता। लेकिन इन बातों को सुनकर लूका के चेहरे पर भी एक पॉजिटिव स्माइल आ गई थी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उनकी रीइंफोर्समेंट भी आ चुकी थी। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पर्सन को एक बुक को पढ़ते हुए दिखाया जाता है, जो पर्सन को यो नहीं बल्कि अपना लूका ही होता है, जो पढ़ तो उसी बुक को ही रहा होता है लेकिन उसका ध्यान किसी और जगह पर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी अचानक से उसके पीछे से इले आ गया, जिसके अचानक से ये कहने पर, क्या तुम न्यू पार्ट्स लेने के बारे में सोच रहे हो? लूका काफी ज्यादा हैरान होकर
कर अपनी सोचों से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि इले उसे एक बॉडी पार्ट रिकमेंड करते हुए उसकी एक खासियत बताते हुए कहने लगता है, इसका अडेप्टेशन पीरियड काफी ज्यादा शॉर्ट है तो तुम काफी ज्यादा जल्दी बैटलफील्ड में जा पाओगे और ये उन बॉडी पार्ट से काफी ज्यादा अच्छा है जो कि तुम इस वक्त यूज कर रहे हो। लेकिन इले का यहाँ पर यूँ अचानक आने पर लूका उस पर थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहने लगता है, इले यूँ अचानक से मेरे सामने ना आ जाया करो, कभी कभी तो मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ। जिस पर इले ने भी उससे माफी मांगी और फिर लूका हमें बताने लगता है, एम्पायर वापस आकर अपनी ट्रीटमेंट को पूरा करने के बाद मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काफी सारा डिपार्टमेंट्स में बुलाया गया एंड वो सभी मुझसे उस केस के बारे में बात करना चाहते थे जिसमें वो इंपीरियल गार्ड और 3 कैडेट्स मारे गए और इस केस को एम्पायर ने नाम दिया था द कोरन प्लारीन इनकाउंटर इंसिडेंट। लेकिन जिस बारे में मैं सोच रहा था कि वो मुझसे इस बारे में सवालात करेंगे, लेकिन मुझे वहाँ पर किसी और ही रीजन की वजह से बुलाया गया। लूका अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये दोनों के दरमियान चुप्पी तोड़ते हुए कहने लगता है, बाय द वे तुमने उस बारे में सुना कि जिस जगह पर हम गए थे वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट पाया गया है और मुझसे लिखवा लो। उस आर्टिफैक्ट की ओनरशिप के हवाले से काफी सारा आर्गुमेंट्स होने वाली हैं। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद लूका फिर से अपने मन में सोचने लगता है, मुझे पता है इस सब भजड़ के पीछे वही फ्लोटिंग क्यूब है। और फिर इले से सवाल करते हुए, तो फिर उस क्यूब को कलेक्ट कौन कर रहा है? तो इले उसे बताने लगता है, मैंने सुना है कि वो एक रिट्राइवल टीम बना रहे हैं जो कि इस चीज में काफी ज्यादा स्पेशलिस्ट है। और फिर अचानक से काफी ज्यादा परेशान होते हुए, और अगर होली अलायंस हमें वो आर्टिफैक्ट और हिस्टोरिक साइड देने से मना करती है तो ये चीज एक बहुत बड़े वार में चेंज हो सकती है। और अगर एम्पायर और कोरन्स के बीच में फाइट शुरू हो गई तो इस चीज की वजह से ब्लड ऑफ फेडरेशन को काफी ज्यादा मुनाफा होने वाला है। और हम देखते हैं कि जहाँ इले काफी ज्यादा परेशान होकर लूका को ये बता रहा होता है कि उसी आर्टिफैक्ट की वजह से काफी ज्यादा स्मॉलर स्केल्स बैटल होती रही हैं, लेकिन लूका उसे शो कर रहा होता है कि उसे इन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता एंड उसे कह रहा होता है कि मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा काम सिर्फ ऑर्डर्स देना और फाइट करना है और इंपीरियल गार्ड के एक मेंबर होने की हैसियत से हमें यही करना चाहिए। और इसी के साथ अपने मन में उस इंपीरियल गार्ड के बारे में सोच रहा था जिसका सर उड़ जाने के बाद भी वो बिल्कुल किसी आम इंसान की तरह बातें कर रहा था एंड इसी के साथ अपने मन ही मन में कहने लगता है, एन इंपीरियल गार्ड। जब मैंने इस बारे में रिपोर्ट किया कि एक इंपीरियल गार्ड के मेंबर के सर तबाह होने के बावजूद भी वो आम लोगों की तरह बात कर रहा था तो कैप्टन ने ये बात ये कहकर डाल दी कि ये एक फैंटम फिनोमिना था। लेकिन हम देखते हैं कि लूका को कैप्टन की बातों पर यकीन नहीं होता और अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा कि कैप्टन ने मुझे बताया, क्या ये सच में एक फैंटम फिनोमिना था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके मर जाने के बावजूद भी वो मेरी बातों पर रिएक्ट कर रहा था। ये कोई फैंटम फिनोमिना नहीं हो सकता। और फिर इसी के साथ कह रहा होता है, अभी भी मेरे मन में ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनकी आंसर्स मुझे नहीं पता। हाउएवर मैं इतना भी पागल नहीं कि अगर हेडक्वार्टर हमें इस बारे में नहीं बताना चाहता तो मैं भी इसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बारे में नहीं सोचूंगा। और फिर इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ट्रेनिंग फैसिलिटी में कुछ एक्स्ट्रा पेटेंट लोकेशंस भी हैं जहाँ पर अनफिट या फिर इंजर्ड कैडेट्स जा सकते हैं। और फिर इसी के साथ हमें विजिटिंग रूम के बारे में बताया जाता है, ये इस वजह से बनाया गया था ताकि कैडेट्स अपनी फ्रेंड्स या फिर फैमिली से मिल सके। और फिर इसी के साथ हमें वहाँ पर लूका को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, सिंस मैं एक नर्सरी स्कूल से था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी मुझसे मिलने आएगा, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। और हमें पता चलता है कि लूका के सामने बैठी हुई लड़की लिलियन रेमोस है, यानी कि क्लोड की वही छोटी बहन जिसके साथ क्लोड लूका को मिल पाना चाहता था। और इस लड़के का नाम काफी ज्यादा अजीब सा है तो मैं इसे लिली कहूंगा। और हम देखते हैं लिली को वहाँ पर देखकर लूका काफी ज्यादा परेशान होकर क्लोड की डेथ को याद कर रहा था और इसी के साथ अपने मन ही मन में कह रहा होता है, ओह यार अब मुझसे ये मत कहना कि ये मुझे क्लोड की डेथ के बारे में सवाल जवाब करने आई है, क्योंकि उस वक्त उनकी टीम का लीडर मैं ही था। लूका अपने मन में ये सब कुछ सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से लिली उसे कहने लगती है, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ हेटेड एक्सप्रेस करने आई हूँ तो चिंता मत करो, क्योंकि जिस वक्त मेरा भाई इंपीरियल गार्ड मेंबर बना था तो हमारी फैमिली इस न्यूज को सुनने के लिए पहले से ही तैयार थी। खैर आज मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम्हें देख सकूं लूका, क्योंकि मेरा भाई तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता था कि तुम दूसरे कैडेट्स के मुकाबले में एक काफी ज्यादा टैलेंटेड लीडर और एक फ्रेंड हो, और उसने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ मीटिंग में इंटरेस्टेड हूँ तो तुमसे जरूर मिलूं। लिली की इन बातों को सुनने के बाद लूका उससे कहने लगता है, मुझे यकीन है कि तुम्हें पता है कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, राइट? लेकिन लिली बहुत ही ज्यादा चिल होकर चाय की चुस्कियां लगाकर कह रही थी, मैं पर्सनली इस चीज को प्रेफर करती हूँ और सिर्फ इसी वजह से हमें कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होंगी। देन लूका उसे कहने लगता है कि इसका मतलब है कि तुम भी मुझसे मिलना चाहती थी, है ना?
जिस पर अगेन लिली बोली, क्या तुम इसके खिलाफ हो? मगर लिली, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं जानता, तो क्यों ना हम एक दूसरे के बारे में जानने से शुरू करें। लेकिन मैं ही क्यों? और पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल तो है। खैर, लूका की इस बात को सुनकर, क्या ये बात ठीक नहीं है कि मेरे मरे हुए भाई ने इस बारे में बात की थी, और मानो या ना मानो तुम्हें इस वजह से काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। हम देखते हैं लिली की इन बातों को सुनने के बाद लूका अपने मन में सोच रहा था, हाँ मानता हूँ कि ये एक अच्छी ऑफर है जिसे मना करने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि एक मेरे जैसे किसी पर्सन को किसी ऐसी लड़की से शादी करने का मौका मिलना जिसके पास से काफी तरह अच्छा बैकग्राउंड है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज तक पहुंचने के लिए काफी तरह मेहनत की है, और अगर मैं इस तरह के किसी नोबल वुमन के साथ शादी कर लेता हूँ तो मैं अपने गोल के काफी तरह करीब हो जाऊंगा, और इससे अच्छा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसी के साथ साथ ये चांस मुझे काफी ज्यादा आसान लग रहा है। That's why मुझे काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है। और हम देखते हैं कि अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते लूका मना कर देता है, जिस पर लिली काफी ज्यादा हैरान हुई, क्या? लेकिन हम लूका को देखते हैं जो कि अचानक से वहाँ से उठकर जाने लगा, चलो गुड बाय। और इसी के साथ साथ हमने मन ही मन में कह रहा था, हाँ मुझे इस बारे में सोचना होगा कि इले जो कि काफी ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड से है, वो किसी टाइप का स्टूपिड तो नहीं होगा जो कि एम्पायर को लीव करना चाहेगा। खैर, मैंने इस बारे में नहीं सोचा कि सिर्फ फीलिंग्स की बना पर मैं एक ऐसा डम डिसीजन ले लूं, लेकिन फिर भी ये मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। और मुझे यकीन है कि नोबल होने की हैसियत से लिली इस चीज को एक इंसल्ट फील करेगी, जिस चीज की वजह से मुझे काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। और हम देखते हैं कि लूका अपने मन में ये सोचते सोचते आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, और हम देखते हैं कि लूका का हाथ पकड़ने वाली लिली ही होती है। और लिली के इस रिएक्शन को देखकर लूका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लिली को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शर्माते हुए लूका का हाथ पकड़े खड़ी उसे कह रही होती है, लूका मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन हम दोस्त बनकर स्टार्ट कर सकते हैं। और लिली के इस रिएक्शन की वजह से लूका काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ उसे कह रहा था, लेकिन मेरा तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करने का मतलब ये नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि लिली लूका की बात को सुनने बगैर ही काफी तेजी से वहाँ से भागते हुए कह रही थी, मैं वापस जरूर आऊंगी, तो उस वक्त मिलते हैं। और पीछे की तरफ अपने हाथ को घूरता हुआ लूका काफी ज्यादा नर्वस नजर आ रहा था, और फिर लिली को वहाँ से जाते हुए देखकर कहने लगता है, मुझे लगता है कि शायद ये एक अच्छी लड़की है। देख रहे हो यार, सभी को बंदी मिली है, बस मैं ही रह गया। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है क्रिशिया फिजिकल ट्रेनिंग रूम की तरफ, जहाँ पर हम लूका और एक न्यू कैरेक्टर को एक दूसरे के सामने देखते हैं। और वो न्यू कैरेक्टर जिसका नाम हिनवान है, जो कि एक क्रिश्चियन इंपीरियल गार्ड फाइटिंग इंस्ट्रक्टर है, वो लूका को वहाँ पर देखकर हंसते हुए कह रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे। तो लूका बोला, वेल मैं यहाँ पर हूँ ताकि आपसे कुछ सीख सकूं इंस्ट्रक्टर। एंड लूका की इस बात को सुनकर इंस्ट्रक्टर हिनवान कहने लगते हैं, अगर ये फाइटिंग के बारे में है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ और भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि लूका तुम फाइटिंग में काफी ज्यादा स्किल्ड हो। नो मैटर कि मैं जितने भी कैडेट्स के बारे में याद करूं, सिर्फ कुछ ही ऐसे चंद लोग होंगे जो कि तुम्हें सरपास कर सकते होंगे। जिस पर लूका भी अपने मन में ये सोचते हुए, तो इसका मतलब है कि अभी भी मुझसे स्ट्रॉन्गर लोग हैं। एंड अपने मन में ये सोचते ही लूका कहने लगता है, सिर्फ कैडेट्स के दरमियान सबसे ज्यादा बेस्ट होने में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लूका के अंदर इस स्पिरिट को देखकर इंस्ट्रक्टर किनवान भी कहने लगते हैं, लूका अपने आप को इतना ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। और सॉरी गाइस, मैंने थोड़ी देर पहले इसे हिनवान कह दिया था, लेकिन इसका नाम किनवान है। और फिर इसी के साथ हमें इंस्ट्रक्टर किनवान के बारे में बताया जाता है, कैडेट्स का फाइटिंग इंस्ट्रक्टर किनवान ऑल्थो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी दूसरे इंस्ट्रक्टर की तरह डोमिनेटिंग नहीं है, क्योंकि दूसरे इंस्ट्रक्टर्स और गार्ड्स के मुख्तलिफ ये लो पावर रखने वाले बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ लूका भी अपने मन में कह रहा होता है, इन न्यू बॉडी पार्ट्स की वजह से मैं पहले से 10 टाइम स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, और सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जिसमें मैं डिसएडवांटेज में हूँ, वो ये कि मेरे पास एक फुल बॉडी ऑगमेंटेशन नहीं है। और अगर मैं इस तरह के किसी पर्सन के खिलाफ भी नहीं जीत पाता तो मैं उस कोरन प्लाडीन जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने कैसे टिक पाऊंगा। अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते लूका वार्म अप कर रहा होता है। और फिर इंस्ट्रक्टर किनवान का इस अपॉर्चुनिटी के लिए शुक्रिया अदा किया, जिस पर इंस्ट्रक्टर भी उसे कह रहे थे, वेल तुमने मेरे लिए कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से काफी ज्यादा तेजी से लूका इंस्ट्रक्टर के सामने आ गया और अपना पाई थ्रो करते हुए कह रहा होता है, इसे झेलो पहले। लेकिन हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर किनवान ने काफी ज्यादा आसानी और सफाई से लूका के उस अटैक को ब्लॉक किया। और लूका को यूं अटैक करता हुआ देखकर इंस्ट्रक्टर किनवान भी उसे कह रहे थे, क्या तुम अपने न्यू बॉडी पार्ट्स को टच करना चाहते हो? लेकिन इंस्ट्रक्टर किनवान की बात का जवाब ना देते हुए लूका अपने मन में सोच रहा था, ये यकीनन एक रिटर्न
रिटायर्ड इंपीरियल गार्ड हैं, लेकिन इस तरह के अटैक को ब्लॉक करते वक्त इनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई थी। और हम देखते हैं कि लूका इंस्ट्रक्टर कीनवान पर काफी ज्यादा मुक्के बरसा रहा होता है, जिसके हर अटैक को इंस्ट्रक्टर कीनवान काफी ज्यादा आसानी से ब्लॉक कर रहे होते हैं। और फाइट के दरमियान ही लूका अपने मन में सोचने लगा, मैं कि जब मैं अपना डिस्टेंस कवर करके इन पर अपनी पूरी जान लगा कर अटैक करूंगा और इस फाइट को ओवर कर दूंगा। और अपने मन में ये सोचते हुए वो इस चीज को एग्जीक्यूट भी कर देता है। लेकिन तभी हमें इंस्ट्रक्टर कीनवान को दिखाया जाता है, जहां अब की बार हमें उनकी ब्लॉकिंग स्टाइल को काफी ज्यादा स्लोमो में दिखाया जाता है, जहां पर वो लूका के हाथ पर हाथ रखते हैं और काफी ज्यादा आसानी से उसके हाथ को ट्विस्ट कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लूका अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए इंस्ट्रक्टर कीनवान की तरफ अपना पंच बढ़ाते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, ये मेरी जीत है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर कीनवान की आंखों में एक अजीब सी पावर जागी और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लूका हवा में होता है और अपने आप को हवा में उल्टा देखकर वो भी काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या मैं हवा में क्या कर रहा हूँ? लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए पीछे की तरफ लैंड कर गया। मतलब कि अभी क्या हुआ? यानी कि लिटरली उसके रिएक्शन इस तरह के होते हैं। और जमीन पर लैंड करने के बाद इंस्टेंटली मूव करते हुए इंस्ट्रक्टर कीनवान के चेहरे पर एक किक लैंड करने की कोशिश की, लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि लूका की किक इंस्ट्रक्टर कीनवान को हिट कर पाती, इंस्ट्रक्टर कीनवान ने लूका का पैर पकड़ा और फिर अगले ही सीन में दोबारा से लूका हवा में होता है। और इस बार तो लिटरली उसे कुछ समझ नहीं आया था, मतलब कि एकदम उसे सदमा लग चुका होता है और फिर रोल खाते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर फेंका गया और नीचे गिरने के बाद भी उसे सदमा लगा होता है कि अभी हो गया। और इंस्ट्रक्टर कीनवान की देखते हुए, मतलब कि इंस्ट्रक्टर कीनवान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखते हुए जो कि लूका को कह रहा था, ना कि सिर्फ तुम अपने ओपोनेंट की पावर लेवल को नापने में नाकामयाब हुए, लेकिन इसी के साथ साथ मैंने नोटिस किया कि तुम हमारी फाइट के दरमियान काफी ज्यादा बार डिस्ट्रैक्टेड भी हुए। और फिर लूका की तरफ देखते हुए, लूका तुम इतनी ज्यादा जल्दी क्यों कर रहे हो? एंड हम देखते हैं लूका जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके पास खड़े हुए इंस्ट्रक्टर कीनवान उसे कहने लगते हैं, लूका तुम इतनी ज्यादा जल्दी किस चीज की है? धीरज रखो, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। लेकिन हम देखते हैं कि लूका को एक बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ था और इसी के साथ अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी उसके साथ हो क्या गया। मेरी फिस्ट की एंगल के हिसाब से मेरे मुक्के को सीधा सीधा कीनवान के चेहरे पर लैंड होना चाहिए था। हाउएवर जैसे ही कीनवान ने मेरे आर्म को टच किया और उसी समय मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो काइनेटिक एनर्जी मैंने उसकी तरफ सेंड की थी वही दोबारा से मेरी बॉडी में आ गई, जिसकी ही वजह से मेरी बॉडी को एक बहुत बड़ा झटका लगा और कुछ वक्त के लिए मेरी बॉडी से मेरा कंट्रोल हट गया। अपने मन में ये सब कुछ सोचते ही लूका कीनवान से पूछने लगता है, अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ? तो इंस्ट्रक्टर कीनवान उसे बताता है कि ये सिर्फ मेरा एक सेल्फ डिफेंस मेथड था। इंस्ट्रक्टर की इस बात को सुनकर लूका अपनी आंखों में जोश पड़े हुए खड़ा होते हुए कह रहा होता है, क्या मैं इस मेथड को सीख सकता हूँ? जिस पर हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर कीनवान अपने कांपते हुए हाथ को दिखाते हुए लूका को कह रहे थे, इवन मुझे इस तरह से देखते हुए भी। और इसी के साथ हमें उनकी नाक से खून टपकते हुए दिखाया जाता है। बट इंस्ट्रक्टर कीनवान उसे बता रहे थे, हर शॉर्टकट का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को एक दूसरे के सामने बैठा हुआ दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर कीनवान लूका से सवाल करते हुए पूछते हैं, लूका तुमने थोड़ी देर पहले वाले बैटल से क्या सीखा? देन लूका इंस्ट्रक्टर के सवाल का जवाब देते हुए कहने लगता है, मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी का कंट्रोल मुझसे छीन लिया गया है और मेरी बॉडी अपने आप ही मूव करने लगी। लूका के इस बात को सुनकर इंस्ट्रक्टर कीनवान एक अजीब सा नाम लेते हुए कहते हैं, आर्काइव विक्टिमा। तो गाइस मुझे इस चीज का नाम लेना नहीं आता, तो अगर गलती हो जाए तो माफी। खैर हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर कीनवान कह रहे होते हैं, इस चीज को टिपिकली आर्काइव कॉम्बैट मेथड कहा जाता है, जिस पर लूका भी थोड़ा सा हैरान होकर कहने लगता है, लेकिन ऐसे नाम तो थग्स यूज करते हैं, लेकिन जो तुमने मुझे अभी दिखाया वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, जिस चीज को अगर मिलिट्री स्टैंडर्ड्स में यूज किया जाएगा तो हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। लूका की इस बात को सुनकर इंस्ट्रक्टर कीनवान से कह रहे थे, इन लोगों ने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन आर्काइव विक्टिमा में 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इंस्ट्रक्टर कीनवान अपनी बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी लूका कहने लगता है कि इसे सीखना काफी ज्यादा हार्ड है, जिस पर इंस्ट्रक्टर बोला, आई सी, तुम उसी तरह स्मार्ट हो जिस तरह मुझे बताया गया था लूका। और इसी के साथ लूका से सवाल करते हुए पूछते हैं, तो दूसरी क्या होंगी ब्रेन प्रॉब्लम्स जो कि तुम भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो इस मेथड का साइड इफेक्ट है ना? लूका के इस बात को सुनकर इंस्ट्रक्टर कीनवान आगे कहने लगते हैं, करेक्ट, लेकिन लास्ट रीजन के बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। मगर हम देखते हैं कि लूका इंस्ट्रक्टर को कह रहा होता है, अगर मैं इस मेथड की वजह से स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ तो मैं इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूँ। लूका की इस बात को सुनकर इंस्ट्रक्टर कीनवान खड़े होते हुए उसे कह रहे होते हैं, ना 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 ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तुम डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी एम्पायर के एक सोल्जर हो
और क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा पैसा खर्च किया गया है? और इससे पहले कि लूका को शेप आता फिर से इंस्ट्रक्टर कीनवान कहने लगते हैं, तो फिर मुझे जवाब दो, आर्काइव्स कॉम्बैट मेथड को सीखने से इवेंचुअली तुम्हारे ब्रेन्स में प्रॉब्लम आएंगी, तो क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम बाद में इसे यूज करना रोक दोगे? और हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर कीनवान की इस बात को सुनकर लूका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ अपने मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे पता है अगर मैं झूठ भी बोलूंगा तो ये मुझे आसानी से पकड़ लेगा। अपने मन में ये सोचते सोचते अचानक से इंस्ट्रक्टर कीनवान को कहने लगता है, मैं वादा तो नहीं करता लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे यूज ना करूं। और लूका का सिर्फ ये कहना ही होता है और इंस्ट्रक्टर कीनवान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर लूका के कंधे पर हाथ रखा और फिर मुस्कुराते हुए उससे कहने लगते हैं, मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी पसंद आई। लेकिन फिर अगले ही सीन में हमने देखा कि इंस्ट्रक्टर कीनवान ने अपने आर्काइव्स मेथड का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से लूका को घुमा दिया और इस बार भी लूका को कुछ समय नहीं आई थी और फिर से जमीन पर उल्टा पड़ा होता है। लेकिन इसी के साथ हम इंस्ट्रक्टर कीनवान को देखते हैं जो कि वहां से जाते हुए कह रहे थे, तो अब से हर बार तुम्हें मेरे अटैक से बचना होगा क्योंकि मैं कभी भी तुम पर अटैक कर सकता हूँ। सो हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार हो जाओ। और फिर से पीछे की तरफ लूका को दिखाया जाता है जो कि अपने सर को पकड़े हुए खड़ा होकर कह रहा था, इसका मतलब, और इसकी शक्ल देखकर तुम्हें पता लग ही रहा होगा कि भाई को कितना गुस्सा आया हुआ है। मगर फिर से इंस्ट्रक्टर कीनवान कहते हैं, उठो क्योंकि मुझे फास्ट लर्निंग पसंद है। और फिर सीन शिफ्ट हुआ और हमें दिखाया जाता है इले को जो कि काफी ज्यादा परेशान होकर किसी पर्सन को कह रहा होता है, क्या तुम सही से सो भी रहे हो? और हम देखते हैं कि इले ये सब कुछ लूका को ही कह रहा था और लूका की शक्ल को देखकर लग रहा होता है कि इसने सारी रात बैठकर मैथ की पढ़ाई की है। और फिर इले के सवाल का जवाब देते हुए लूका कहने लगता है, बस आजकल मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। एंड इसी के साथ हमें बता रहा होता है, अब तक तकरीबन 1 महीना हो चुका है जब से मैं कीनवान के साथ डेली स्पार कर रहा हूँ। एंड इसी के साथ कीनवान की उस बात को याद करने लगता है जब उसने उसे कहा था, अगर तुम इस मेथड को देखकर नहीं सीख सकते तो अगर मैं तुम्हें इस मेथड के बारे में बता भी दूंगा तो तब भी तुम इस बारे में नहीं सीख पाओगे। और फिर से हमें बताने लगता है कि अभी तक उसने मुझे एक भी चीज खुद नहीं सिखाई क्योंकि वो चाहता है कि मैं उसे ऑब्जर्व करूं और खुद ब खुद ही सीखूं। और बात की जाए आर्काइव्स कॉम्बैट मेथड की, जो कि एक ऐसा मेथड है जो उन मेथड से काफी ज्यादा डिफरेंट है जो कि अब तक मैंने सीखे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर कॉम्बैट मेथड किसी स्पेसिफिक स्किल को सीखने में फोकस करती है और दूसरी तरफ आर्काइव्स कॉम्बैट मेथड मेरे सभी के सभी स्किल्स को निचोड़ रही है। एंड इसी के साथ साथ सुपीरियर कॉम्बैट एल्गोरिदम में जहां वेपन्स को यूज करके अपने फाइटिंग मेथड को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाता है, लेकिन इस मेथड में माइंड को यूटिलाइज किया जाता है। अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से लूका इले से पूछने लगता है, इले वैसे तुम्हारा मिशन कैसा था? तो इले कूल रहते हुए उसे जवाब देता है, बोरिंग, बस कुछ राह से भटके हुए एंड्रॉइड को ठिकाने लगाना था। एंड इसी के साथ लूका को बता रहा होता है, आजकल मुझे जितने भी मिशन मिल रहे हैं वो मिशन बिल्कुल बच्चों के खेल की तरह होते हैं। लेकिन फिर से लूका कहने लगता है, उस लास्ट इंसिडेंट के बाद कोराइल भी काफी ज्यादा केयरफुल हो गया है और खैर इसी वजह से चीफ सेंचुरियन राउंड पर निकले हुए हैं। लूका के इस बात को सुनकर अचानक से इले थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी फैमिली से कुछ चीजें सुनी है। मगर हम लूका को देखते हैं जो कि अभी भी उसे कह रहा था, अगर चीफ सेंचुरियन इस मामले में दखल देंगे तो ये एक रिबेलियन नहीं होगा। और लूका की इस बात को सुनकर इले उसे कहता है, हाँ। एंड इस बात का सुनना ही था और लूका काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। मगर हम इले को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होकर कह रहा था, मेरे पास भी कुछ ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है लेकिन कुछ लोगों ने रिबेलियन तो किया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि रिबेलियन क्या होता है। मतलब कि एक किस्म का अपने ही देश को धोखा देना। और ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ज्यादातर मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने वाले मेरी तरह नल्ले ही हैं। और हम देखते हैं जहाँ लूका पहले तो काफी ज्यादा शांत होकर उसकी बातें सुन रहा था और अचानक से गुस्सा होते थे कहने लगता है, हम ऑलरेडी कोराइट अलायंस के साथ एक जंग में है और अब कुछ इडियट्स एक सिविल वार शुरू करना चाह रहे हैं, हाउ स्टूपिड। मगर इससे आगे जो इले कहता है उसे सुनकर लूका काफी ही ज्यादा भड़क जाता है। हम देखते हैं इले उसे कह रहा था, अगर तुम इन प्रॉब्लम्स को स्टूपिडिटी कहना चाहते हो तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि तुम अंदर से गले हुए हो। और ऑब्वियसली इले का लूका को ये कहना ही था और लूका जो कि अपने एम्पायर के लिए कुछ भी कर सकता है वो काफी तरह गुस्सा हो जाता है और अपनी एल्बो का इस्तेमाल करते हुए इले को दीवार में भिड़ा दिया और उस पर हमला करने के लिए तैयार तो होता है लेकिन हमला नहीं करता और काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसे धमकी देते हुए कह रहा था, इले मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, मैं इस बात को नजरअंदाज कर सकता हूँ कि तुम एम्पायर को लीव करना चाहते हो लेकिन अगर तुम एम्पायर का एक एनिमी बनना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं कि इस वक्त इले की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, यानी कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। बट इसी के साथ साथ उसे कह रहा था, एक इंपीरियल गार्ड के लिए मैंने भी एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया था, मैं बस सोच रहा था कि एम्पायर के लिए उसकी कौम भी इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ लूका को काम डाउन होने को बता रहा था जिस
पर लूका जो कि काफी तरह गुस्सा होता है वो इले को जाने देता है और इसी के साथ साथ उसे कह रहा था इस तरह की स्टेटमेंट ना बनाया करो जिसकी वजह से तुम मुझे सस्पिशियस लगो, क्योंकि मैं रिबेलियन लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं देखना चाहता। एंड लूका की इस बात से हमें पता चलता है कि लूका इले के लिए थोड़ा सा चिंतित भी है कि कहीं इले कोई गलत रास्ता ही ना अपना ले जिसकी वजह से बाद में लूका को ही इले को मारना पड़े। सो इस पॉइंट पर लूका सही भी है और गलत भी है, जो चीजें तुम्हें आगे जाकर क्लियर हो जाएंगी। खैर बैक टू स्टोरी लाइन, दोबारा से इले कह रहा होता है और यार मैं सिर्फ ये तुम्हारे सामने ही कहता हूँ, लूका थोड़ा सा ठंडा दिमाग रखा करो, चलो इस वीकेंड ना तुम्हें एक ट्रीट देता हूँ, अब तो ठीक है ना। लेकिन लूका वहाँ से जाता है उसे कहने लगता है मेरे अपने कुछ प्लान्स हैं और मुझसे बात मत करो, तुम काफी तरह इरिटेटिंग हो। ये कहते हुए लूका वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इले उसके पीछे जाते हुए कह रहा था प्लान्स किसी लड़की के साथ। लेकिन लूका उस पर भड़कते हुए कह रहा होता है मेरे पीछे मत आ मेरी माँ, मेरी जान छोड़ दे। एंड फिर अगेन सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रीशिया लोअर सेक्टर दिखाया जाता है, यानी कि यहाँ पर वो लोग आते हैं जो कि ना ही नोबल्स हैं और ना ही एम्पायर के कोई सोल्जर हैं, यानी कि आम लोग। एंड इसी के साथ हमें वहाँ पर लूका और इंस्ट्रक्टर कीनवान को दिखाया जाता है, जहाँ इंस्ट्रक्टर कीनवान लूका को कहीं पर ले जाते हुए कह रहे थे हम दोनों यहाँ पर काफी देर बाद नहीं आए क्योंकि ये जगह हम दोनों के लिए ही फैमिलियर है, क्योंकि हम दोनों स्लम्स से ही थे। मगर हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर की इस बात को सुनते हुए लूका कह रहा होता है जिस दिन मैं एक ट्रेनी बना था तो उसी दिन मैंने सोचा था कि मैं दोबारा से इस लोअर सेक्टर में नहीं आऊंगा क्योंकि मैं इस जगह में मौजूद हवा में सांस नहीं लेना चाहता था। लूका की इस बात को सुनते हुए इंस्ट्रक्टर कीनवान से टोन मारते हुए कहते हैं ओह तो तुम्हारे स्टैंडर्ड हाई हो चुके हैं, व्हाट अ शेम ब्रो। लेकिन इंस्ट्रक्टर को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए लूका अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को लड़ाई करता हुआ देखकर ओए अगो हट, ओ भाई तू में आगे खड़ा हुआ है, इस तरह की फायर को देखते हुए लूका अपने मन ही मन में सोच रहा होता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके प्लान्स बनाने से मतलब मुझे इस जगह पर लाना था। एंड फिर हमें बताया जाता है कि लूका ने इस जगह की एयर के बारे में कमेंट क्यों किया था कि मैं यहाँ पर दोबारा सांस नहीं लेना चाहता। लोअर सेक्टर की एयर काफी तरह फाउल है, सिटी के नीचे मैग्मा है जिसे कि थर्मल एनर्जी बनाकर सिटी के पावर हाउस में यूज किया जाता है और उस मैग्मा में से निकलने वाला सारा अनफिल्टर्ड वेस्ट और उसमें से निकलने वाली हीट को लोअर सेक्टर में रिलीज कर दिया जाता है। एंड इसी के साथ हम देखते हैं लूका अपने मन ही मन में कह रहा होता है शुरुआत के दिनों में जब मैं भी इस हवा में सांस लेता था तो हर बार मुझे महसूस होता था कि मुझे इस जगह से बाहर निकलना है, नहीं तो मैं एक लूजर ही रहूंगा। और अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोचते सोचते लूका काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। बट इसी के साथ हम इंस्ट्रक्टर कीनवान को देखते हैं जो कि एक गली की तरफ जाकर कह रहे थे लूका मेरे पीछे आओ, जिस पर लूका भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगता है। एंड इंस्ट्रक्टर का पीछा करते करते अचानक से उसकी नजर कुछ बॉडी पार्ट्स पर पड़ी, जिसे देखते हुए लूका कहने लगा क्या ये ब्लैक मार्केट है? तो इंस्ट्रक्टर उसे बताता है क्या तुम यहाँ पर पहली बार आए हो? जिस पर लूका उसे कहने लगता है नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ बच्चे यहाँ पर आते हैं लेकिन वापस नहीं जा पाते। एंड इसी के साथ हमने मन ही मन में सोच रहा होता है जब लोअर सेक्टर की बात की जाए तो इंस्ट्रक्टर कीनवान काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, कोई ऐसा पर्सन जो कि सालों से इंपीरियल गार्ड है उसे इस बारे में मुझसे ज्यादा पता है। ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टेड और अजीब है। और फिर अपनी बॉडी पार्ट्स की तरफ देखते हुए इंस्ट्रक्टर ने मुझे ऑर्डर किया था कि इस ट्रिप के दौरान लो एनर्जी आउटपुट रखने वाले आर्म्स और लेग्स को इस्तेमाल करूं, लेकिन ये करना क्या चाहता है? लूका अपने मन ही मन में ऐसा कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इंस्ट्रक्टर कीनवान से कहने लगे लूका तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि लूका और इंस्ट्रक्टर कीनवान किसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे, जिस बिल्डिंग के बाहर के गार्ड उन्हें रोकते हुए और अपनी गन्स को दिखाते हुए कहने लगते हैं रुको, तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते क्योंकि स्पेक्टेटर की एंट्रेंस दूसरी तरफ है। मगर इंस्ट्रक्टर कीनवान से कह रहे होते हैं मुझे इस एस्टेब्लिशमेंट के सुपरवाइजर से बात करनी है और उन गार्ड्स के पूछने पर क्या तुम हमारे बॉस एल्प को जानते हो? सो इंस्ट्रक्टर कीनवान एक प्यारी सी स्माइल देते हुए उसे कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर कीनवान की इस बात ने उन गार्ड्स को गुस्सा दिला दिया क्योंकि तुम उस बंदे को जानते भी नहीं और उससे मिलना चाहते हो और सामने वाले बंदे को पहले इस तरह कहते हो कि वो तुम्हारा चड्डी बडी है और बाद में मैं तो उसे जानता नहीं, तू कौन मैं कौन। सो गुस्सा तो आता ही है। और इसी तरह उस गार्ड का भी गुस्सा आ गया और अपनी गन इंस्ट्रक्टर कीनवान पर तानते हुए कहता है भैंड के। और इससे पहले कि उन्हें शूट कर पाता लूका काफी तरह तेजी से एक्शन लेते हुए उस गार्ड को दबोच लेता है, जिसे देख कर उसका दूसरा साथी भी हरकत करने वाला ही होता है। लेकिन हम देखते हैं कि लूका ने उसे जकड़ने के साथ साथ उसी गार्ड की गन को दूसरे की तरफ तानते हुए कह रहा था हिलने मत, नहीं तो ऊपर पहुंचेगा। जिस पर वो गार्ड भी काफी तरह डर गया और हैंड्स अप करके खड़ा हो जाता है, जिसे देखते हुए इंस्ट्रक्टर कीनवान हंसते हुए कहने लगते हैं ये बात तुम सिचुएशन को भांपने में काफी तरह अच्छे हो, चलो अब जल्दी से अपने बॉस एलएफ के पास ले जाओ। और उन दोनों का फटी पुरानी हालत में वहां से भेजने के बाद लूका इंस्ट्रक्टर को कह रहा था अगर मैं इतना ज्यादा फास्ट ना होता तो उस वक्त तुम क्या करते? तो इंस्ट्रक्टर बोला वेल तो मैं कोई और रास्ता ढूंढ लेता। लेकिन फिर अचानक से लूका के पूछने पर एनीवे ये जगह कौन सी है? तो इंस्ट्रक्टर का जवाब होता है एम्पायर की सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेस, जिस पर लूका भी काफी ज्यादा हैरान हुआ। लेकिन इंस्ट्रक्टर लूका को बता रहा था यानी कि ये है कोलोसम।
और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस कोलोसम के वीआईपी रूम की तरफ लाया जाता है, जहां हम इंस्ट्रक्टर और लूका को देखते हैं, जिसके सामने ही एलफ अपने कुछ चमचों के साथ बैठा हुआ था। और हम देखते हैं कि एलफ और उसके चमचे काफी ज्यादा गंदी शक्ल बनाकर इंस्ट्रक्टर और लूका को देख रहे होते हैं। और फिर अचानक से चुप्पी तोड़ते हुए इंस्ट्रक्टर किनवान भी कहने लगते हैं, इस लड़के का मैच करवाओ, और अगर ये मर भी गया तो फिर भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंस्ट्रक्टर की इस बात को सुनकर लूका काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में सोचने लगता है, इसी वजह से इसने मुझे कहा था कि लो आउटपुट एनर्जी रखने वाली बॉडी को इस्तेमाल करूं। लेकिन सामने की तरफ बैठे हुए हम एलफ को देखते हैं, जिसे कि अचानक से कीड़ा उड़ता है और अपनी सिगरेट पीते पीते अचानक से इंस्ट्रक्टर किनवान की तरफ फेंक दिया, जिस सिगरेट को काफी ज्यादा तेजी से लूका ने अपने हाथ से पकड़ लिया। मगर इसी के साथ हम देखते हैं कि एलफ के साथियों ने उन दोनों पर गन तान दी थी, और फिर एलफ भी उन दोनों को धमकी देते हुए कहने लगता है, तुम्हारी कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। मैंने तुम्हें इस वजह से अंदर आने नहीं दिया ताकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, बल्कि इसलिए आने दिया है ताकि तुम्हारी लाशों को आसानी से ठिकाने लगा सकूं। लेकिन एलफ की बातों को सुनकर लूका अपने मन ही मन में कह रहा होता है, ये सिर्फ ब्लफ कर रहा है। अगर इसने हमारी बात ना सुनी होती तो इसने कब कहा हमें शूट कर देना था। एंड इसी के साथ अपनी तरफ ताने हुई गन्स को देखते हुए हमारे सामने डायरेक्टली 3 गन्स हमें ताने हुए हैं। एंड इसी के साथ बाहर की तरफ भी 2 मेंबर्स हैं। अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोचते हुए अपने माइंड में आगे होने वाली फाइट को सिमुलेट करने लगता है कि पहले वो काफी तेजी से सामने पड़े हुए टेबल को उनकी तरफ उछालेगा और फिर काफी तेजी से मूव करते हुए पहले एलफ को टेक डाउन करेगा, और जब उसके दोनों गार्ड इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे होंगे तो काफी तेजी से एलफ की गन का ही इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को एक एक हेडशॉट में उड़ा देगा। और जब अंदर का शोर सुनकर बाहर वाले गार्ड अंदर आएंगे तो लूका काफी तेजी से मूव करते हुए उन दोनों को भी टपका देगा। इस सभी के सभी फाइट को अपने मन ही मन में लूका सिमुलेट करने के बाद, इससे पहले कि अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पाता, इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा सीरियस होते हुए एलफ से पूछने लगते हैं, पिछले यूनिट के साथ क्या हुआ। इंस्ट्रक्टर ये इस बात को सुनकर एलफ उसे कहने लगता है, तो तुम टोरा को जानते थे, वो तो एक मैच के दौरान मारा गया। बट एलफ के इस झूठ पर पानी फेरते हुए इंस्ट्रक्टर किनवान उसे कह रहे थे, तुमने टोरा को मारा और फिर उसका कोलोजम हथिया लिया, क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना। मैं और टोरा अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। उसने भी इस पोजीशन को हासिल करने के लिए पिछले ओनर को मारा था, जो सब कुछ इन स्ट्रीट्स में काफी ज्यादा आम है। इंस्ट्रक्टर किनवान की इन सभी बातों को सुनना ही था, एलफ काफी तेजी से उसके पास आ गया और अपनी गन इंस्ट्रक्टर के सर पर तानते हुए कह रहा था, तुझे इन सभी चीजों के बारे में किस तरह पता है। लेकिन इंस्ट्रक्टर किनवान का अपना प्रेशर रिलीज करते हुए ये कहना ही था, मैं अभी तक काम डाउन हूँ, अगर तुम तोरा की तरह मरना नहीं चाहते तो पीछे हट जाओ। और इंस्ट्रक्टर किनवान का ये कहना ही था, एलफ काफी ही ज्यादा डर जाता है और फिर दोबारा से अपनी सीट पर बैठते हुए और अपने साथियों को अपनी अपनी गन्स रखने को बताकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर कह रहा था, शिट, ये मैं कहाँ फंस गया। और फिर थोड़ा सा काम डाउन होकर और फिर अपनी मैकेनिकल ग्लासेस को ऑन करते हुए लूका की तरफ देखकर कहने लगता है, तो जो चीज मुझे करनी है वो है इस बच्चे को मैच के अंदर डालना, राइट। लेकिन जैसे ही वो मैकेनिकल आई लूका को स्कैन कर रही होती है, तो क्योंकि लूका लो एनर्जी वाले बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल कर रहा था, तो वो मैकेनिकल आई भी लूका को काफी ज्यादा कमजोर शो करती है, जिस पर एलेक्स भी अपने मन में सोचने लगता है, इसके आर्म्स और लेग कॉम्बैट के लिए तो नहीं बने। एंड इसी के साथ इसकी बॉडी काफी ज्यादा ऑर्गेनिक है, ये तो कुछ ही सेकंड्स में मारा जाएगा। अपने मन में ये सोचते हुए एलेक्स इंस्ट्रक्टर किनवान को कहने लगता है, वेल, मैं इसे एक मैच में डाल तो दूंगा, मगर तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा फेयर होगा, तो इस फाइट को कराने के बदले में भी तुम मुझे कुछ दो। जिस पर इंस्ट्रक्टर हंसते हुए उसे कहने लगते हैं, मुझे डोरा की सभी हिडन ट्रेजर्स के बारे में पता है, जिसके ऊपर काफी देर से तुम्हारी नजर भी है, ऐसा ही है ना। इंस्ट्रक्टर किनवान की इस बात को सुनते ही एलेफ और भी इंटेंस होकर कह रहा था, तुम उसके बारे में कितना जानते हो। अब तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ। तो इंस्ट्रक्टर किनवान कहते हैं, मैं सिर्फ पास्ट की एक स्पिरिट हूँ, तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कुछ स्पेक्टेट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें VIP सीट दिलवा सकता हूँ, जहाँ पर तुम कुछ प्यारी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। एलेफ की इस बात को सुनकर इंस्ट्रक्टर किनवान थोड़ा सा इंटेंस होकर कहने लगते हैं, नहीं, सिर्फ कुछ बूस्ट ठीक है, और इसी के साथ इस लड़के को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका पेयर अपने बेस्ट फाइटर के साथ बनाओ। एंड इसी के साथ इंस्ट्रक्टर किनवान की इन सभी बातों को सुनते हुए लूका इंस्ट्रक्टर की तरफ देखकर अपने मन में कह रहा था, मुझे किनवान से काफी कुछ सीखना है, क्योंकि इसने इतनी ज्यादा इंटेंस सिचुएशन को अपने बातों से ही सुलझा दिया है, और यही चीज मेरे अंदर काफी ज्यादा कम है। एंड फिर सीन शिफ्ट करके हमें कोलोसम वेटिंग रूम की तरफ लाया जाता है, जहाँ पहले हम एक टूटे हुए
कैमरे को देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली लूका और इंस्ट्रक्टर का ही काम है, जहां हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर किनुआन लूका को कह रहे थे 2 घंटों में तुम्हारी फाइट शुरू होने वाली है, तो वार्म अप कर लो। लेकिन हम देखते हैं कि लूका इंस्ट्रक्टर किनुआन से पूछ रहा था तोरा की सेब में ऐसा क्या है, जिससे सुनते ही एल्फ का एटीट्यूड बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो इंस्ट्रक्टर उसे बताता है वो उसके हिडन ट्रेजर्स हैं, जो कि एल्फ की लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ही ज्यादा होंगे। लेकिन फिर लूका के ये पूछने पर अगर एक फाइट ब्रोकआउट हो जाए तो उसके बाद तुम क्या करोगे, तो इंस्ट्रक्टर किनुआन, जो कि लूका के ओपोनेंट की फाइल्स को पढ़ रहे होते हैं, वो मुस्कुराते हुए लूका को जवाब देने लगते हैं, हाँ इस चीज के बारे में तुम्हें जानना होगा, लेकिन इस बारे में मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम इस फाइट को जीत जाओगे। और फिर लूका को उसका ओपोनेंट दिखाते हुए, जो कि स्टील पीस के नाम से काफी ज्यादा मशहूर है, वो लूका का ओपोनेंट होने वाला था। जहाँ इसी के साथ इंस्ट्रक्टर लूका को बता रहे होते हैं पूरा का पूरा ग्लोजम इडियट से भरा हुआ है, जो कि इलीगल मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके लाइफ स्पैन को कम कर देती है। यानी कि कोलोसम उन लोगों से भरा हुआ है जिन्हें कि अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और अपने ओपोनेंट को देखते हुए लूका भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान नजर आ रहा होता है। इस बंदे ने बिना कुछ सोचे ही अपनी बॉडी में इतने ज्यादा मशीन लगवाई हुई हैं। लूका अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर अभी भी उसे बता रहे होते हैं तुम अपनी करंट बॉडी के हिसाब से एक सिंगल हिट में ही मारे जाओगे। और फिर लूका को समझाने लगते हैं जो बात अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे याद रखना, जो कि आर्काइज कॉम्बैट मेथड की बुनियाद है। तो लूका के पूछने पर कि वो क्या है, तो इंस्ट्रक्टर उसे बता रहा था तुम्हारे पास जो चीज भी है उससे सेटिस्फाई रहो। इंस्ट्रक्टर की इस बात को सुनकर लूका उससे कहने लगता है लेकिन अब तक तो मैंने पढ़ा था कि अगर तुम सेटिस्फाई हो चुके हो तो उस वक्त तुम हारने वाले हो। जिस पर इंस्ट्रक्टर ने उससे काफी ज्यादा अच्छी एग्जांपल दी, वाटर कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपनी फॉर्म को चेंज करता है। और फिर लूका की उस फाइट को याद दिलाते हुए जहाँ उसने बिना किसी बैलिस्टिक प्रेडिक्टर के अपने ओपोनेंट्स की सभी बुलेट्स को डिफ्लेक्ट किया था। लूका तुम्हारे अंदर सच में काफी ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि मैं तुम्हें उस वक्त से देख रहा हूँ जब तुमने अपने ओपोनेंट्स की इतनी ज्यादा बुलेट्स को डिफ्लेक्ट किया था। और उस वक्त मैं और भी ज्यादा हैरान हुआ था जब तुमने मेरे पास आकर मुझे कहा कि तुम्हें सिखाओ, और इस जैसे टैलेंट के साथ तुम एक राइट पर्सन के पास आए थे। अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनते हुए लूका खुश होने के बजाय इंस्ट्रक्टर किनुआन को कह रहा होता है तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। लेकिन इंस्ट्रक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगते हैं ऑफ कोर्स ये हमारी लास्ट मुलाकात नहीं होगी। जिस पर लूका ने भी एक जबरदस्ती की स्माइल दी। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें कोलोसम एरिना दिखाया जाता है, जहाँ एरिना की तरफ बढ़ते हुए लूका को देखकर वहाँ पर मौजूद ऑडियंस उसे गालियां देने के साथ साथ उस पर कचरा भी फेंक रहे होते हैं। जहाँ उन सभी लोगों की बकवास को इग्नोर करते हुए लूका अपने मन ही मन में कह रहा होता है धिक्कार है, क्या बकवास है। लेकिन अचानक से उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो कि लूका को गाली देते हुए कह रहा था इस बंदर को यहाँ पर आने की इजाजत किसने दी। एंड इसी के साथ हम काफी ज्यादा और भी लोगों को देखते हैं जो कि लूका का मजाक उड़ा रहे थे। देखो देखो मरने आ गया। और हम देखते हैं कि उन सभी लोगों की बातों को सुनते हुए लूका भी अपने मन ही मन में कह रहा होता है ह्यूमंस की डार्क डिजायर कि वो दूसरों का खून बहते हुए देखें। और इसी टाइप की डिजायर पूरे के पूरे कोलोसम में फैली हुई है। और ये सभी के सभी लोग यही चाहते हैं कि मेरे हाथ पांव टूट जाएं और मेरा सर कुचला जाए, जो कि बुरा तो नहीं है, इनफैक्ट ये अच्छी बात है, क्योंकि इन सभी लोगों की बातें सुन सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ और मैं तुम जैसे बास्टर्स की बातों का बुरा नहीं मानता। तो क्या लूका लो एनर्जी आउटपुट रखने वाली बॉडी का इस्तेमाल करते हुए इस फाइट को जीत जाएगा या फिर बेरहमी से किसी न किसी के हाथों से मारा जाएगा, ये सब कुछ देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। एंड इसी के साथ मेरे चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियोस भी नजर आ रही होंगी, सो एंजॉय इट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।